तो ये जो मेरे सामने आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं ना, जिसमें कम से कम 1000 के आसपास नोट्स हैं, 1000 के आसपास क्वेश्चन हैं। अब जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा तो इन्हीं को मैं 2 या 3 हज़ार बना दूंगा आपसे डिस्कशन करते हुए, 2 या 3 हज़ार नोट्स के रूप में बना दूंगा मैं। अब इसको मुझे लिखने में लगे हैं 3 घंटे, मुझे इसको लिखने में लगे हैं 3 घंटे, और इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस चीज़ को कहाँ लिखना है, ये सब जानने में मुझे लगे हैं 27 साल। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको अपने 27 साल का अनुभव का निचोड़ दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है और हिस्ट्री में मुगल एम्पायर के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है सिकंदरी गज क्या है और गज सिकंदरी क्या है? सिकंदरी गज और गज सिकंदरी, गज सिकंदरी उसको हम कहते हैं जब सिकंदर लोदी ने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। और सिकंदरी गज क्या है? सिकंदर लोदी का ज़मीन नापने का पैमाना कितने इंच का था? 39 इंच का। इलाही गज कितने इंच का था? तो शेरशाह का पैमाना कितने इंच का था? अच्छा, तो अकबर की जो जरीब थी वो लोहे की थी, बांस की थी, तो शेरशाही किसकी थी? सन की डंडी की, है ना। उसी तरह से क्या आपको पता है कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा लगान की दरें किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की। अच्छा, क्या आपको पता है कि सदरुल सुदूर, मुहतसिब, काजी और काजी उल कुज़ात में क्या अंतर होता था? पता है? क्या आपको पता है सदर को विदेश मंत्री भी कहा जाता था? अच्छा, उसी तरह से सबसे पहले औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने विद्रोह किया? किस जाट नेता ने अलग स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की? किस जाट नेता को जाटों का अफलातून कहा जाता था? और किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। किस जाट नेता ने लूटा था? अच्छा, उसी तरह से क्या आप जानते हैं कि सल्तनत काल और मुग़ल काल दोनों में ही बरंगीर और सिलेदार, ये 2 सेना के प्रकार होते थे। बरंगीर किस प्रकार के सैनिक होते थे और सिलेदार किस प्रकार के सैनिक होते थे? क्या आप जानते हैं कि छोटा ताज किसे कहते हैं, बच्चा ताज किसे कहते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं, दूसरा ताज किसे कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं, और हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, या लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के बीच के काल की कड़ी किसको कहते हैं? क्या था भारत का पहला शास्त्रीय युग, क्या था भारत का दूसरा शास्त्रीय युग, क्या था फारसी साहित्य का स्वर्ण युग, क्या था संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग? ये सारी बातें आप लोगों से हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। हो सकता है अभी हम 2 पार्ट इसके बना चुके हैं, हो सकता है तीसरे पार्ट में भी पूरा ना हो, हमें चौथा पार्ट अपलोड करना पड़े, तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम चलते चलते शेरशाह सूरी तक आ चुके थे। शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सी बातें हम बता चुके हैं, कैसे उसका राइज हुआ, कैसे उसने हुमायूं को भारत से खदेड़ा या मुगलों को भारत से खदेड़ा, और कैसे शेरशाह सूरी ने अकबर के लिए एक नई ज़मीन तैयार की। शेरशाह सूरी ने अपने सारे एम्पायर को अलग हिस्सों में बांटा था, जिसको नाम दिया गया था सरकार। आप देख रहे हैं ना, तुर्कों ने क्या किया था? इक्ता सिस्टम शुरू किया था, तो अपने सारे एम्पायर को उन्होंने इक्तों में बांटा था। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? इक्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उसकी जगह सरकार शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के जो प्रांत हैं शेरशाह सूरी ने उनको नाम दिया सरकार। तो छोटी बड़ी इक्ताएँ मिला करके उस दौर की उसने उनको 47 अलग अलग सूबों में बदल दिया, लेकिन उसने सूबा नहीं कहा, उसने क्या कहा? सरकार। ओके, चलिए आगे। तो शेरशाह सूरी के समय में कुल 47 सरकारें थीं, और सरकारें जो बटी हुई थी शिकों में, और शिक बटे हुए थे परगनों में। शिक आज के ज़िले के समान और परगने आज की तहसीलों के समान, ठीक है ना। अब मैंने देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इक्ता के नीचे शिक और शिक के नीचे परगना, ये स्पष्ट विभाजन एमबीटी के समय में हो चुका था, लेकिन शेरशाह ने इक्ता को नाम दिया था सरकार, और सरकारों के नीचे शिक और परगना जो थे वो चलते रहे। ओके, शेरशाह के जो अधिकारी थे अलग अलग, जैसे शिकदार और मुंसिफ। सरकार का जो मुखिया होता था, शेरशाह ने उसको नाम दिया था, सरकार में 2 मुखिया होते थे, एक शिकदार शिकदारान और एक मुंसिफ मुंसिफान। अच्छा, शिकदार और मुंसिफ जो हैं, शिकदार जो है पुलिस अधिकारी था या पुलिस या फौज अधिकारी था, और मुंसिफ जो था वो प्रशासनिक अधिकारी था। इसका जो काम था वो लगान से रिलेटेड था। अब देखिए, 2 अधिकारी मिलते हैं, एक शिकदार और एक शिकदार शिकदारान, मुंसिफ और मुंसिफ मुंसिफान। तो जो सरकार में 2 अधिकारी होते थे, एक सिकदार सिकदारान और एक मुंसिफ मुंसिफान। सिकदार सिकदारान सरकार का एक तरह से मुखिया होता था, जिसे मुगलों में कहा गया सूबेदार या तुर्कों में कहा गया इक्तादार।
समझ रहे मेरी बात। इसके पास सरकार की सारी जिम्मेदारियां होती थी, यानी कि सरकार में एक तरह से सुल्तान की तरह व्यवहार करने की इसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन सरकार में सुल्तान का या बादशाह का सबसे बड़ा ये प्रतिनिधि होता था, सरकार का मुखिया होता था। कौन? शिकदार शिकदारान। वहाँ की फ़ौज पर इसका नियंत्रण होता था। तो अब मुंसिफ मुंसिफान क्या है? मुंसिफ मुंसिफान जो होता था सरकार का जो रिवेन्यू सिस्टम का होता था उसका चीफ था। कितना लगान लगाना है, कैसे वसूलना है, किस तरह से वसूलना है, ये सारा काम जो ये सारे आंकड़े जुटाने का जो काम होता था वो मुंसिफ मुंसिफान का होता था। अब इसमें अगर कोई दिक्कत होती थी तो शिकदार शिकदारान का काम क्या था? अपनी फ़ौज को भेजना। किसी भी तरह की कोई बगावत हो तो उसको संभालने की जिम्मेदारी जो थी वो शिकदार शिकदारान की थी। तो सरकार में दो बड़े अधिकारी हुए, एक शिकदार शिकदारान और एक मुंसिफ मुंसिफान। मुंसिफ मुंसिफान रिवेन्यू से संबंधित और शिकदार शिकदारान एक तरह से सरकार का मुखिया या फौज का मुखिया भी। इसके नीचे शिक बटे हुए थे, तो शिक में भी दो तरह के अधिकारी आपको मिलेंगे, एक फौजी अधिकारी जिसका नाम है शिकदार और दूसरा रेवेन्यू अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जिसका नाम है मुंसिफ। ये भी अपने इलाकों में लगान वसूलने के लिए, लगाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। अब नीचे एक परगना होता था। परगना में एक अधिकारी मिलता है जिसका नाम है आमिल। मैंने यहाँ लिख भी रखा हुआ ये आमिल। आमिल नाम का जो अधिकारी था ये परगना में होता था और ये परगना के हिसाब किताब की जांच नहीं करता था, हिसाब किताब को रखता था। आज का जो एसडीएम है ना उसकी तुलना आप आमिल से कर सकते हो। आज का जो सीईओ है उसकी तुलना, आज के जो सीईओ हैं उसकी तुलना आप किससे कर सकते हो? शिकदार से नहीं। आज का जो शिकदार शिकदारान है उसकी तुलना तो आपको डीजीपी से करनी चाहिए। आज का जो शिकदार है उसकी तुलना आपको जो पुलिस कप्तान होता है जिलों में, एसपी होता है, उससे करनी चाहिए। और मुंसिफ जो है उसे आपको डीएम से, मुंसिफ की तुलना आपको डीएम से करनी चाहिए। और परगनों में जो आमिल होते हैं उनकी तुलना आज को आपके एसडीएम से करनी चाहिए। खैर जो भी है, तो सबसे ऊपर सूबे को इसको देख लेना सर। सबसे ऊपर तो सुल्तान शेरशाह सूरी, उसने अपने एम्पायर को अलग अलग सरकारों में बांटा। कुल 47 सरकारें है ना। हर सरकार में एक दो तरह के अधिकारी, बड़े शिकदार शिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान। लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा जो कौन है? शिकदार शिकदारान, जो कि फौजी अधिकारी था। इनके नीचे शिकों में होते थे मुंसिफ और शिकदार, और इनके नीचे परगने में होता था आमिल जो था रेवेन्यू ऑफिसर था। क्लियर है? कुछ पूछना चाह रही हैं आप? आपको अगर इधर कंफ्यूज हो रहा हो ना तो मैं आपको बता दूं, कल शाम को मैं फिर आया था दोबारा लौट के। मेरी आत्मा बेचैन हो गई थी यहाँ से जाने के बाद, एक झपकी, एक थोड़ा सा आराम करने के बाद मेरी आत्मा बेचैन हो गई थी। मैं फिर आया था, मैं इसको फिर लिख के गया हूँ। तो यहाँ से इधर हम पहले पढ़ा चुके थे, यहाँ पे लिखा हुआ था मुगल एम्पायर। अब आपको ये सल्तनत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। तो मैं कल शाम को इसको लिख के गया और मैं सुबह 7:45 से यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के इंतज़ार में, है ना। कोई आए तो मैं शुरू करूँ, क्योंकि बिना बच्चों को पढ़ाने में मुझे मज़ा नहीं आता। सोनू भाई से पूछो, माहौल नहीं बन रहा था ना। हाँ खैर, तो अब कानून को आज भी होते हैं तहसीलों में ना। कानून को नाम का अधिकारी, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर आज भी होता है। पटवारी आप जानते हो, ये भी होता है। तो पटवारी कानून को, अच्छा पटवारी और पटवारी जो है, सबसे पहले पटवारी शब्द जो आता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आता है। पटवारी नाम का जो शब्द आता है ना, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में आता है। लेकिन शेरशाह सूरी के समय में इसका चलन आम हो गया था। पटवारी ही गांव में सरकार हो गया था, है ना। पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना, जो पटवारी लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। खैर अब तो खैर RTI आ गया, अब तो कोई कुछ भी लिख दे, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, अकबर ने क्या किया? अब देखिए, अकबर का जब समय आया तो सरकार की जगह किसका नाम हो गया? सूबे का। शेरशाह सूरी ने अपने प्रांतों को कहा सरकार। अब अकबर जब आया तो इसने फिर से प्रशासनिक पुनर्गठन किया। 47 सरकारें इसे ज़्यादा लगी, तो इसने सरकारों को मिलाया, है ना, छोटी छोटी सरकारों को आपस में मिलाया, फिर से अपने प्रांतों को पुनर्गठित किया। और पहली बार सूबा शब्द जो आया वो मुग़लों के समय में आया। स्पष्ट रूप से सूबा शब्द जो आया वो अकबर के समय में आया। सूबा और सूबे के नीचे ज़िले, ठीक है ना, सूबे के नीचे ज़िले, लेकिन ज़िला शब्द नहीं आया, उसको शिक ही कहा गया था। और शिक के नीचे परगना। अब शिक का जो अधिकारी था, जिसे हम जिला कह रहे हैं ना, शिक मतलब जिले का जो अधिकारी था, जिले का जो एक अधिकारी था, उसमें एक होता था फौजदार और एक होता था करोड़ी फौजदार। अकबर ने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था करोड़ी। क्या नाम था? करोड़ी, ठीक है ना। इसकी जिम्मेदारी थी कि ये अपने एरिया से
हर साल 1 करोड़ दाम वसूल के देगा। एक दाम बराबर होता था 40 रुपये। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने ना। एक दाम बराबर होता था 40 रुपये के। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। दाम जो होता था तांबे का सिक्का था, सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था और उसके बाद दैनिक लेन देन में सबसे ज़्यादा चलने वाला ये सिक्का हो गया था। एक दाम बराबर होता था 40 रुपये का और 1 रुपया जो होता था वो चांदी का सिक्का था। खैर, तो अकबर ने अपने समय में एक नया अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था करोड़ी। इसको करोड़ी फौजदार भी कहा गया क्योंकि ज़िले का मुखिया होता था। अब देखो, इसके बाद दोहरी जिम्मेदारी थी, रेवेन्यू की जिम्मेदारी भी थी और ज़िले में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भी इसकी थी। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी थी कि 1 साल में अपने इलाके से 1 करोड़ दाम वसूल करके देगा, है ना। इसीलिए प्रजा पर अत्याचार होते थे। कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अब बादशाह तो मांगेगा, लाओ भी इतना पैसा तुमने, तुम्हारा टारगेट इतना था वसूली का, वो वसूली करके दो। अब सूखा अकाल पड़ गया, वसूली हो नहीं रही है, तो फिर ये लोग जबरदस्ती करते थे अपना बचने के लिए, फिर जबरदस्ती करते थे। तो करोड़ी फौजदार नाम का जो अधिकारी है, या करोड़ी नाम का जो अधिकारी है, उस समय ज़िले का मुखिया होता था या उस समय का जिला अधिकारी होता था। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने, और इसकी जिम्मेदारी थी 1 करोड़ दाम 1 साल में वसूल के देने की। ठीक है, सूबे अकबर ने बनाए, मैंने लिख ही दिया आपको। इसमें इसके अलावा आपसे जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आईएएस के लिए नहीं है, ये स्टेट पीसीएस और अदर जितने वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए हैं। आईएएस के लिए इसी तरह की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा जिसमें बहुत सारी बातें होंगी आपसे डिटेल में। अब अकबर ने अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया। देखें, अकबर का जब राज आया, आप देखें ना, सल्तनत काल आया। सल्तनत काल जो था वो पूरी तरह से एक फौजी राज था। फौजी राज का मतलब क्या है कि बड़े बड़े किलों शहरों पे कब्जा करो, ज़मींदारों जागीरदारों पे कब्जा करो, उन्हें झुकाओ। ज़मींदार और जागीरदार जो हैं वो आम प्रजा पे राज करेंगे और सरकार जो है वो ज़मींदारों जागीरदारों पे राज करेगी। फिरोज़ तुगलक के समय में ये स्थितियां बदलने लगी थी। हालांकि नौकरशाही का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी हो गया था। जब उसने प्रसिद्ध अपने आर्थिक और बाजार सुधार लागू किए थे तो नए नए किस्म के उसने अधिकारी नियुक्त किए, तो राजकाज का प्रशासन का विस्तार होने लगा था। एमबीटी के समय में ये और ज़्यादा हुआ। शेरशाह सूरी आया तो शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन का विस्तार और ज़्यादा हुआ। अब जब अकबर आया तो अकबर ने एक तो पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, दूसरे अकबर के समय में स्थिरता आई। 1572 के बाद 1572 में अकबर ने गुजरात को जीता है। उसके बाद आमतौर पर युद्ध कम हो गए और लगभग पूरा उत्तर भारत वो जीत चुका था। हालांकि उड़ीसा, बंगाल, बिहार पूरी तरह से बाद में जीते गए। कुल मिला के 1570 के आसपास अकबर के साम्राज्य में उत्तर भारत में स्थिरता आ गई थी। खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे, दस्तकारी फलने फूलने लगी थी, व्यापार फलने फूलने लगा था और अर्थव्यवस्था तरक्की करने लगी थी। अर्थव्यवस्था तरक्की करने लगी थी तो बादशाह के हाथ में भी पैसा आ गया था। अब बादशाह ने उसको खर्च करना शुरू कर दिया था। तो किस तरह से किया जाए, राजकाज को बेहतर ढंग से किस तरह से चलाया जाए, इसके लिए सबसे पहले जो है नौकरशाही की तरफ को ध्यान दिया गया, खजाने की तरफ को ध्यान दिया गया, जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ को ध्यान दिया गया कि लोग नीचे एक निम्न श्रेणी के कर्मचारी से लेकर के उच्च श्रेणी के अधिकारी तक किसकी भर्ती किस तरह से होगी, इसके लिए कुछ स्पष्ट नियम कानून बनाने की कोशिश की गई, है ना। और उन्हीं नियम कानूनों का उनको किसको कैसे भर्ती किया जाएगा, किसका क्या ग्रेड होगा, क्या लेवल होगा, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, किसके क्या काम होंगे, क्या उन्हें प्रमोशन दिया जा सकता है, क्या उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक से दूसरी जगह हटाया जा सकता है, इन सभी का नतीजा था मनसबदारी। अब आप देखें ना, जैसे हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं ना, कर्मचारी और अधिकारी। कर्मचारियों में आया था निम्न श्रेणी कर्मचारी, उच्च श्रेणी कर्मचारी, निम्न श्रेणी अधिकारी, मध्यम श्रेणी के अधिकारी और उच्च श्रेणी के अधिकारी। आप लोग सुनते हो ना, ग्रुप ए बी सी, है ना। अब तो पेमेंट लेवल हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। पहले ग्रेड पे होते थे 2800, 1800, 3200, 3600, 4200, 4600, 4800, 5400, सुने ना कि भाई कितने ग्रेड पे की नौकरी है। और श्रेणियाँ होती थी, क्लास ए बी सी डी। अब डी क्लास तो खत्म ही हो गई, चतुर्थ श्रेणी को तो खत्म ही हो गई है ना। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास सी जो है स्पष्ट रूप से कर्मचारी होती हैं, इन्होंने आदेशों को मानना होता है, इन्हें बेचारों को आदेश देने का अधिकार नहीं होता। ये सब नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर फौज होती है, प्रशासनिक फौज होती है जो ऊपर के आदेशों को मानती है, ऊपर के आदेशों का पालन करती है। क्लास बी लेवल के भी कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कर्मचारी कुछ अधिकारी भी होती हैं, लेकिन कुछ अधिकार भी मिले होते हैं। क्लास ए लेवल में अधिकारी ही होते हैं, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आपका काम का दायरा, शक्तियाँ, ग्रेड या लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है ना। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, अधिकारी या कर्मचारी। इनके लिए एक शब्द और भी आता है, नौकरशाही। इनके लिए एक शब्द नौकरशाही और भी आता है, लेकिन ये प्रशासनिक नियम कानूनों में कहीं भी इस शब्द का जिक्र नहीं है। वो आम परंपरा में नौकरशाही शब्द का जिक्र आता है।
तो उसी तरह से जैसे आज आप नौकरशाही समझते हो ना, उसी तरह से मुग़लों के समय में इसको कहा गया मनसबदारी। दरअसल मुग़लों ने अपनी सेवा में जिसे भी भर्ती किया, चाहे वो निम्न श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे उच्च श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वो फौजी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी या कर्मचारी हो, यहाँ तक कि खुद राजकुमार भी क्यों ना हो, उन सबको कहा गया मनसबदार। पहले जो सरदार होते थे तुर्कों में जिनको इक़्तादार, तुर्कों ने जिनको इक़्तादार कहा, राजपूतों ने जिनको सरदार कहा, समझ रहे ना। अब मुग़लों ने उनको कहा मनसबदार। चाहे वो इक़्तादार हो, चाहे वो सरदार हो या सामंत हो, सभी को कुछ ना कुछ काम करना था, सभी कोई ना कुछ जिम्मेदारी होती थी। मुग़लों ने अब इनको नाम दे दिया मनसबदार। अब मनसबदार जो थे, अब मुग़लों के, मैं फिर से बता दूं, मुग़लों के समय में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, चाहे वो निम्न लेवल का कर्मचारी हो या उच्च लेवल का अधिकारी हो, राजकुमार ही क्यों ना हो, महाराजा जयसिंह या महाराजा जसवंत सिंह ही क्यों ना हो, उन सभी को, इसके अलावा चाहे वो फौजी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, लगान अधिकारी हो, पटवारी हो या जज हो या वकील हो, सभी को एक ही नाम दिया गया मनसबदार। तो सेवाओं की अलग अलग श्रेणियां नहीं थी, अलग अलग वर्ग नहीं थे, सेवाओं के, सर्विसेज के, नौकरियों के अलग अलग वर्ग नहीं थे। जैसे आज के ना थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तो केंद्रीय सचिवालय सेवा, राज्य सचिवालय सेवा, तो राज्य प्रशासनिक सेवा, तो केंद्रीय प्रशासनिक सेवा, आज अलग अलग वर्ग है ना। तो इस तरह का वर्ग नहीं था, केवल एक ही वर्ग था, वो था मनसब। ठीक है ना। जिसको मनसब यानी कोई पद मिला उसको कहा गया मनसबदार, और सारे के सारे सिस्टम को कहा गया मनसबदारी। अब मनसब या मनसबदार को पहचानने के लिए दो चीज़ें होती थी, एक जात और एक सवार। मनसबदार को पहचानने के लिए दो चीज़ें होती थी, एक जात और एक सवार। ठीक है। जात और सवार का अंतर क्या था? जैसे मान लीजिए मैं कोई कर्मचारी हूँ और मैं जो हूँ 4800 ग्रेड पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा दर्जा हो गया है 4800 ग्रेड पे। अब जो मेरा दर्जा है ना 4800 ग्रेड पे, उसी हिसाब से मेरी सैलरी फिक्स होगी। 20, 30, 25, 40, 50 हज़ार जो भी मुझे मिलेंगे वो इसी के अनुसार मिलेंगे। जब आप सरकारी नौकरी में जाओगे ना तो इसको और बेहतर तरीके से जानोगे। जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ 4200 ग्रेड पे है ना, तो मुझे उस हिसाब से सैलरी मिली। आपको हाउस अलाउंस यानी कि जो मकान किराया भत्ता है वो इतना मिलेगा, और ये वाला भत्ता इतना मिलेगा, हिल अलाउंस इतना मिलेगा, ठीक है, डीए इतना मिलेगा। खैर डीए तो सभी को एक समान मिलता है। बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं वो आपके ग्रेड पे के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। इसके अलावा आपका दर्जा भी आपके ग्रेड पे के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जब हम लोग की चुनाव में ड्यूटी लगती है ना तो एक फॉर्म भरा जाता है कि कौन कर्मचारी किस ग्रेड पे का है। तो आमतौर पर जो 5400 ग्रेड पे के कर्मचारी होते हैं उन्हें बनाया जाता है पीठासीन अधिकारी। इससे ऊपर भी जो और होते हैं उन्हें और जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इस तरह से बनाए जाते हैं, है ना। कभी एसडीएम को वोट डलवाते हुए देखा पीठासीन अधिकारी के रूप में? नहीं ना, अध्यापक लोग होते हैं ज़्यादातर, अध्यापक, बैंक के कर्मचारी। तो जितना कम ग्रेड का कर्मचारी होगा, अब जैसे उसमें 1800 ग्रेड का कर्मचारी होगा तो उसको जिम्मेदारी देते हैं भाई स्याही लगाओ। तो उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो इसमें भी अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 4800 ग्रेड पे है तो उसी के हिसाब से मेरी सैलरी सेट होगी या डिसाइड होगी। तो उसी तरह से मनसबदार को अलग अलग ग्रेड दिए जाते थे। आजकल पेमेंट लेवल आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। आप 10वें पेमेंट लेवल में हैं तो लाखों रुपए इनिशियल सैलरी आप उठाएंगे। तो अगर आप 10वें पेमेंट लेवल में हैं तो इसका मतलब कम से कम आप एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं। ठीक है ना, समझ गए आप। तो ग्रेड जो था मनसबदार का जो जात था वो बताता था प्रशासन में उसका दर्जा कितना है, वो उच्च श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का। जितना ज़्यादा जात उतना बड़ा उसका दर्जा, और जितना बड़ा उसका दर्जा उतना ज़्यादा उसके पास सैलरी है, उतना ज़्यादा उसको भुगतान किया जाएगा। जितनी बड़ी उसकी जात, ठीक है ना, जात जितनी बड़ी उसकी, इसका मतलब स्थिति उसकी और भी ज़्यादा। 1 मिनट पॉज कर दीजिएगा। तो ये हो गया जात का मतलब मनसबदार का प्रशासन में स्टेटस कितना है, स्थिति कितनी है, दर्जा क्या है उसका। अब उसी स्टेटस या उसी जात के अकॉर्डिंग जो सेट होगा या डिसाइड होगा वो होगा उसका भुगतान या उसकी सैलरी, या उसको कितना दिया जाएगा, कितना वो पाएगा। ठीक है। अब कितना पाएगा, इसको वो कितना पा रहा था ये बताता था सवार। कितना पाएगा ये डिसाइड करेगा जात, और कितना पा रहा है ये बताता था सवार। यहाँ पर सवार का मतलब है कि एक मनसबदार के पास कितने घुड़सवार हैं। अच्छा देखो, मनसबदारी को है ना, इसमें क्या सैनिक, क्या न्यायिक अधिकारी और क्या प्रशासनिक अधिकारी, सब एक ही थे। लेकिन मूल रूप से इसका जो आप नेचर आप देखेंगे या स्वरूप देखेंगे, ये फौजी था। फौजी इसलिए था कि चलो ग्रेड तो आपने बता दिया कि इस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी जो दे रहे थे
वो दे रहे थे घुड़सवारों के रूप में, कि इसको घुड़सवारों के रूप में ऐसा नहीं घोड़े दे रहे थे, उसे घुड़सवार दे रहे थे कि भाई एक घुड़सवार का कितना खर्च होगा। जैसे एक सोल्जर है, एक घुड़सवार सोल्जर है, उसका साल भर का या महीने भर का कितना खर्च होगा। मान लीजिए आपने एक ड्राइवर रखा सर, आपके पास एक गाड़ी है, आपने एक ड्राइवर रखा है, तो 5,000 रुपये गाड़ी का खर्चा है, ठीक है ना, 10,000 रुपये ड्राइवर का खर्चा है, तो आपकी गाड़ी पर 15,000 रुपये खर्च हो रहा है। आपके पास 2 गाड़ी 30,000, 2 गाड़ी 2 ड्राइवर 30,000, फिर इसी तरह से आप गुणा करते जाओ, 10 गाड़ी तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आपको अलग चाहिए अपने ड्राइवर को और गाड़ी के मेंटेनेंस के खर्च के लिए। समझ गए साहब। तो लगभग इसी तरह से था, अंदाज़ा लगाया जाता था कि भाई इसका जात क्या है, इसको जात के अकॉर्डिंग इसको सैलरी कितनी दी जाएगी, सवारों के अकॉर्डिंग दी जाएगी। यानी कि इस जात या इस ग्रेड पर इतनी सैलरी दी जाएगी कि मतलब अंदाज़ा ये लगाओ कि इतने घुड़सवारों के बराबर इसका खर्च हो रहा होगा। एक घुड़सवार पे इतना, 2 घुड़सवार पर उतना, इसकी जो स्थिति है, इसकी जो ज़ात है, इसका जो ग्रेड है, उसमें इसको कितना खर्च करना पड़ेगा या इसको कितना दिया जाना चाहिए, इतना दिया जाना चाहिए जितना का इतने घुड़सवारों को भुगतान किया जाएगा। ठीक है साहब। तो जात और सवार, इसी ने कहते हैं मनसबदारी की जो नेचर था वो दोहरा था। ये 2 स्थितियों को दिखा दी थी, एक जात और एक सवार। जात उसके स्टेटस या स्थिति को दिखा रहा है, और सवार जो कि घुड़सवारों की संख्या को बता रहा है, ये बता रहा है कि उसको भुगतान कितना दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक शाही किचन का बावर्ची है, शेफ़ है, खानसामा है, वो भी मनसबदार कहलाता था। तो अब उसे अपने साथ घुड़सवार थोड़ी रखने, ये घुड़सवार थोड़ी दे जाने, लेकिन उसको भी इतने जात और इतने सवार का मनसबदार कहा गया। इसका मतलब इसकी जात या इसका दर्जा ये है, और इसे जो भुगतान दिया जा रहा है वो इतने घुड़सवारों के बराबर दिया जा रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि इसका मूल स्वरूप जो था वो वास्तव में सैनिक ही था। अच्छा, अब ये जितने ही मनसबदार थे, चाहे वो जज हों, चाहे वो खानसामा हों यानी कि बावर्ची हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे फौजी अधिकारी हों, सभी से ये उम्मीद की जाती थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सैनिक सेवाएं भी देनी पड़ेंगी। आप सैनिक अधिकारी नहीं हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सैनिक सेवाएं भी देनी पड़ेंगी। वज़ीर जो है कि जिसे आज आप प्रधानमंत्री कह सकते हो, वो सैनिक अधिकारी नहीं है, लेकिन उससे ये उम्मीद की जा रही है कि एज ए मनसबदार अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको आर्मी सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो अकबर के समय में शुरू हुई, इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है ना। इसकी दोहरी प्रवृत्ति थी, एक जात और एक सवार। जात बताती थी उसके दर्जे को, सवार बताती थी कि उसकी सैलरी कितनी है। अगर कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कितने घुड़सवार हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जैसे कोई मनसबदार है, उसको 1000/1000 यानी कि 1000 जात और 1000 सवार का दर्जा दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास 1000 घुड़सवार ही होंगे। अब 1000 जात का उसको दर्जा दिया गया है तो घोड़े तो होंगे ही होंगे उसके पास। इसके अलावा घोड़े को खिलाने के लिए चारा भी चाहिए, सैनिकों की वर्दी के लिए, जूतों के लिए, तलवार के लिए, हथियार के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो 1000 जात का जो मनसबदार है उसको सैलरी तो 1000 घुड़सवार के बराबर ही मिल रही है, लेकिन आमतौर पर उसके पास 100 या 200 घुड़सवार होते थे, क्योंकि उसमें अन्य खर्चे भी शामिल होते थे। ठीक है ना। केवल उनके भरण पोषण के अलावा दूसरे खर्चे भी उसमें शामिल होते थे। ठीक है साहब। तो 1000 का मनसबदार का मतलब है 1000 की जात तो 1000 उसके घुड़सवार, या 1000 घुड़सवारों के बराबर वेतन। अकबर के समय में सबसे बड़ा जो मनसब था वो 10,000 का था, और सबसे छोटा मनसब जो था वो 10 का था। तो ये बदलते जाते थे। 10 के बाद क्या आया, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 70, 100 के बाद फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह से, है ना। 1000 के बाद फिर सीधे 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000। 7000 से ज़्यादा का मनसब जो था वो आमतौर पर किसी को दिया नहीं जाता था। 7000 तक का, 7000 का ही मनसब जो था बहुत ही प्रभावशाली सरदार जैसे भगवान दास, मान सिंह और जो शहजादे होते थे उनको मिलता था। 10,000 का मनसब केवल अकबर को मिला हुआ था। तो अकबर के समय में सबसे छोटा जो मनसब था वो 10 का था, और सबसे बड़ा जो मनसब या जात जिसे आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो जात थी वो 10,000 की थी, जो केवल मुगल बादशाह अकबर के पास थी। अब इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, आप देखें ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे खर्च बढ़ते हैं, तो सैलरी बढ़ती है। तो औरंगजेब के समय में ये मनसब पहुँच गया था, जो सबसे ऊँचा जो मनसब था वो 1 लाख तक पहुँच गया था। सबसे ऊंचा मनसब 1 लाख तक पहुंच गया था। जैसे अभी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना कि सन 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे तो पेट्रोल का दाम 60 रुपये से नीचे था, अब पेट्रोल का दाम 100 रुपये करीब हो गया। सुन रहे हैं ना आप, 2014 में। तो सर मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है ना, 2014 में उसकी सैलरी थी, 2014 में उसकी सैलरी थी सर 36,000। अब वो सैलरी ले रहा सर 82,000। कितनी सैलरी ले रहा सर? 82,000।
तो सैलरी उसकी दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी बढ़ी नहीं बढ़ी, इतनी कमाई बढ़ गई सर, है ना। तो वही वाली बात है, आप सैलरी तो दोगुनी लोगे, पेट्रोल उसी समय का लोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। चलें खैर आगे चलें, आगे चल कहाँ थे? हाँ, औरंगजेब के समय मनसब सबसे ऊंचा हो गया था। अच्छा, यहीं पर बात आती है कि मनसबदारी में, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिखा चंगेजी। इस व्यवस्था को, इसे कहते थे दशमलव आधारित व्यवस्था। इसको सबसे पहले शुरू किया था चंगेज खान ने अपनी सेना में। तो कहते हैं अकबर ने उसी सिस्टम से धीरे धीरे सीखा था। ये चंगेजी मूल रूप से चंगेज खान की प्रणाली जो थी, सिस्टम था, उस पर आधारित थी। ठीक है। अब जहांगीर ने इसमें क्या चेंज किया? जहांगीर ने इसमें चेंज किया, जहांगीर ने मनसबदारों की अलग अलग कैटेगरी बांटी, यकस्पा, दुअस्पा और तीअस्पा। तीअस्पा जिसको सिंहस्पा भी कहते थे। यकस्पा, दुअस्पा, यक मैंने लिखा नहीं है, यकस्पा, दुअस्पा और सिंहस्पा, ये सिस्टम जहांगीर ने शुरू किया। इसका मतलब क्या था? ये मनसबदारों की अलग अलग कैटेगरी इसने बना दी। यकस्पा का मतलब ये था कि जितना उसका जात है उतनी ही सवार होंगे उसके पास। दुअस्पा का मतलब है जात की तुलना में 2 गुने सवार, और तीअस्पा का मतलब है जात की तुलना में 3 गुने सवार। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ नहीं है, जात को तो जात यानी ग्रेड यानी दर्जा नहीं बढ़ाया गया, है ना। अब किसको जिलाधिकारी लेवल का ग्रेड दे दो, उससे कहो भी जाओ स्कूल में जाके पढ़ाओ, तो कहेगा मैं नहीं पढ़ा रहा। तो जात तो वही बनी रहे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसकी सैलरी बढ़ाई दी जाए। जैसे मान लीजिए कोई 10,000 जात का है, यकस्पा है, 10,000 जात का है, 1,000 जात का मनसबदार है, कोई 1,000 जात और 1,000 सवार का मनसबदार है, और उसकी कैटेगरी है यकस्पा। तो इसका मतलब उसका जितना ग्रेड है, 1,000 जितना उसका ग्रेड है, उसी के अकॉर्डिंग 1,000 घुड़सवारों के बराबर उसको पेमेंट होगा। अगर कोई दुअस्पा है तो उसका 1,000 ग्रेड है तो उसे अब 2,000 सवारों के बराबर पेमेंट होगा। तीअस्पा यानी कि सिंहस्पा है, अगर उसका 1,000 ग्रेड है तो उसे भुगतान जो होगा वो 3,000 सवारों के बराबर होगा। यकस्पा, दुअस्पा और सिंहस्पा या तीअस्पा, ठीक है ना। तो ये किया जहांगीर ने। अब शाहजहां ने इसमें क्या, अब शाहजहां ने ये देखा, शाहजहां के सामने समस्या ये आई, अच्छा इनको कैश सैलरी तो दी नहीं जाती थी। ये जितने ही मनसबदार होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनसबदार होते थे, खास करके जो बड़े बड़े मनसबदार होते थे, उन्हें कैश सैलरी तो दी जा रही है, उन्हें दी जाती थी जागीर। अब एक यहीं पर एक शब्द आएगा जागीरदार और जमींदार, इनमें क्या अंतर है? जमींदार जो ज़मीन के ख़ानदानी मालिक थे, वैसे तो सारी भूमि राजा की थी, लेकिन ये यहाँ से लेके वहाँ तक दूर दूर तक का इलाका जो है फला ज़मींदार का, वो जोतते आ रहे हैं, पुराने ज़माने से उनके पास ज़मीन बसी हुई है। तो ज़मींदार जो है सारी खेती खुद तो करता नहीं था, वो अपनी ज़मींदारी में किसानों को बसाता था, गांव बसाता। ज़मींदार गांव बताते थे, किसान बसाते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जोती जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। ठीक है, लेकिन अब राजा तो राजा ही है, राजा तो राजा ही है। राजा जो था टैक्स वसूलता था इन ज़मींदारों से, राजा इन जमींदारों से लगान वसूलता था। अब जागीरदार का मतलब क्या है? मान लो तुम जमींदार हो, ये इस इलाके की ज़मीन जो है तुम्हारी है, यहाँ से जो टैक्स मिलेगा वो तुमको मिलेगा। मैंने कहा भाई यहाँ की जागीरदारी इनकी है, यहाँ की जो जागीरदारी है वो इनकी है, इसका मतलब यहाँ से जो सरकार लगान वसूल रही है वो इनके खाते में जाएगा, और उसको वसूलने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। जमींदार और जागीरदार में ये अंतर था। जमींदार खानदानी मालिक ज़मीन के जो अपना काम वहाँ पर कर रहे हैं, जागीरदार वो जो सरकार के एजेंट हैं जो उस ज़मीन से लगान वसूल रहे हैं। ठीक है साहब। तो मनसबदारों को जो दी जाती थी, जागीर दी जाती थी। अब मान लो कोई खान साहब है बावर्ची, तो उसको 2 एकड़ ज़मीन दे दी, 1 एकड़ ज़मीन दे दी कि इसी से तुम्हारा साल भर भरण पोषण होता रहेगा। क्योंकि जो करेंसी थी ना, उसका कैश में इतना चलन तो था नहीं, अब तो करेंसी का चलन भरपूर है ना। तो अगर करेंसी का चलन ना होता तो हो सकता अब भी ज़मीनें दी जाने लगे कि भाई ये है, इस पर किराए पर उठा दो, अपनी सैलरी निकालते रहो। तो खैर, तो अब शाहजहाँ के समय में देखा कि भाई बहुत सारी जागीरें ऐसी हैं जो, या तो बहुत सारी जागीरें ऐसी हैं जो बहुत उपजाऊ नहीं है, यानी कि वहाँ पर वसूली अच्छी किस्म से होती नहीं है, या कुछ जागीरें ऐसी हैं जहाँ पर वसूली करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज चाहिए। भाई विद्रोह होते रहते हैं, बगावतें होती रहती हैं, आनाकानी करते हैं जमींदार लगान देने में, या किसान जो है लगान देने में आनाकानी करते हैं, तो पूरी वसूली हो नहीं पाती है। या मान लीजिए कहीं सूखा पड़ जाता, बार बार कहीं अकाल पड़ जाता, कहीं बार बार बाढ़ आती है, तो जो है कि प्रॉपर वसूली हो नहीं पाती है। आप देखें ना, आप अभी देखें नवंबर पूरा सूखा गया, आज के अखबार में देखा ना, नवंबर जो है रिकॉर्ड तोड़ गया 10 साल का, 4 mm बारिश हुई है तराई में। तो अखबार ने लिखा कि भाई तराई को तो इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि तराई जो है वो सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र का मतलब नहरें हैं और पंपिंग सेट भी हैं, पानी की कमी है ही नहीं यहाँ पर, और गेहूँ को ज़्यादा रबी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहीं आप नीचे चले जाओ जहाँ पानी कम है, तो वहाँ हाहाकार हो जाएगा, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही,
पता चला गेहूँ बोया भी नहीं गया अभी, है ना, और जो बोया गया उसको पानी नहीं मिल रहा। तो अब वसूली कहाँ से ज़्यादा होगी? यहाँ से ज़्यादा होगी ना, और जहाँ बारिश नहीं हुई वहाँ से वसूली, जाहिर सी बात पैदा कम होगा तो वसूली भी कम होगी। तो शाहजहाँ ने देखा कि भाई कुछ जागीरें ऐसी हैं जो किधर गया, जो शेषमाही हैं, जिनसे आधी वसूली होती है, अनुमान से आधी वसूली होती है। कि अनुमान यह है कि 1 एकड़ से 2 कुंटल अनाज की वसूली हो जाएगी, लेकिन हो रही 1 कुंटल अनाज की वसूली। तो उन जागीरों को कहा गया शेषमाही जागीर। और ऐसी जागीरें जिनसे अनुमान से 1/4 वसूली हो रही है, मात्र 1/4 वसूली हो रही है, उनको कहा गया सीमाही जागीर। तो शाहजहाँ ने क्या किया था, मनसाबदारों का जो ग्रेड था वो तो बरकरार रखा, जा तो सवार बरकरार रखा, लेकिन उन्हें जो ड्यूटीज़ दी गई थी, जैसे मान लीजिए 1000 का मनसबदार है, तो 1000 ग्रेड का मनसबदार है, तो जाहिर सी बात है उसे 1000 घुड़सवार रखने होंगे अपने पास। तो उससे कहा गया भाई चूंकि तुझे जागीर से पूरी भरपूर वसूली नहीं हो रही है, तो इसलिए थोड़े से कम कर ले। अगर सीमाही जागीर है तो उसी तरह से अपने सवार आधे कर ले, और शेषमाही जागीर है यानी कि 1/4 वसूली हो रही है, तो उसी तरह से अपने सवार 1/4 कर ले। अगर प्रशासनिक अधिकारी था तो उसी तरह से उसकी जो ड्यूटीज़ होती थी उसमें कटौती कर दी जाती थी कि चल भाई तू इतना नहीं, इतना काम कर ले। तो शाहजहाँ ने शेषमाही और सीमाही जागीरों की प्रकृति के आधार पर जो मनसबदार थे उनकी ड्यूटीज़ में या उनको जो काम सौंपे गए थे उनमें कटौती करी थी। अब औरंगजेब आया, तो जैसे मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा जा रहा है, जैसे अभी कहाँ युद्ध हुआ था, गाज़ा में, है ना, गाज़ा और इजराइल में युद्ध हुआ था, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया ना, तो जाहिर सी बात है सीरियस मिशन था भाई, युद्ध क्षेत्र में जा रहा पायलट, है ना, कभी भी जरा सी भी कोई चूक हो गई तो गड़बड़ हो सकती है, तो भाई कौन जाएगा, मैं नहीं जा रहा, चलो भाई एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा तुम्हें, है ना, एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा, जैसे वो गांधी जी के समय था ना ब्लैक बोनस, अलग से आपको कोई है क्या, अलग से आपको बोनस दिया जाएगा, ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा ना, है ना, थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाता। कौन है जी, रोक दीजिए। तो मैं इससे पहले ब्रेक से पहले मैं था आपके पास मशरूत के पास नहीं था, मतलब मशरूत के बारे में आपको बता रहा था, जो एग्जांपल दिया था ना मैंने कि जैसे ऑपरेशन अजय चल रहा है तो पायलट को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना, तो उसी तरह से जब कोई ऐसी जगहों पर किसी मनसबदार को सर्विस के लिए भेजा जाता था, मीन्स सैन्य अभियानों के लिए भेजा जाता था जो बहुत ही टफ नेचर के होते थे, तो उनको इंसेंटिव देने के लिए उनकी सैलरी अलग से बढ़ाई जाती थी, या ये कह सकते हैं कि उनकी मनसबदारी का जो जातीय सवार का दर्जा था ना, उसमें अलग से कोई चेंज नहीं किया जाता था, हाँ उनको कुछ अमाउंट अलग से दिया जाता था। इसको कहते थे मशरूत या कंडीशनिंग, यानी कि आप वहाँ सेवा करोगे तो आपको अलग से इतना मिलेगा। औरंगजेब ने सिस्टम शुरू किया था मशरूत, लेकिन औरंगजेब ने कुछ कटौतियाँ भी की थी, जैसे एक है चौथाई खासा, खुराक फिलान, इरमास। तो खुराक फिलान जो है वो कह रहा है भाई आप जो हैं घोड़े लोगे, सोल्जर से उसने कहा जो घोड़े हाथी पशु जो भी हैं युद्ध में काम आते हैं वो अब आपको मिलेंगे शाही अस्तबल से। शाही अस्तबल मीन्स सरकार खुद सप्लाई करेगी आपको। अब जब सरकार खुद उनको सप्लाई कर रही है आपको, तो उसके एवज में सरकार आपके सैलरी से या आपके मनसब से कटौती करेगी। तो जब सरकार पशुओं की खरीद और पशुओं के खर्च के मद में मनसबदार की सैलरी से जो कटौती करती थी उसको कहते थे खुराक फिलान। किधर गया ये खुराक फिलान। इसके अलावा स्पेशली घोड़ों को खरीदने के लिए जो सरकार कटौती करती थी उसे कहते थे इरमास। घोड़ा खरीदने के लिए जिस मद से कटौती की जाती थी उसे कहते थे इरमास। ओके, तो ये खुराक फिलान, चौथाई खासा और इरमास नाम की जो कटौतियाँ की हैं वो औरंगजेब ने की है। अच्छा, मनसबदारों की अलग अलग कैटेगरी भी थी। जो छोटे स्तर के मनसबदार थे उन्हें कहते थे अमीर, उससे बड़े उमरा और उस सबसे बड़े अमीरुल उमरा। सबसे नीचे लेवल के जो मनसबदार होते थे उन्हें अमीर कहते थे, फिर उमरा और उमरा के बाद अमीरुल उमरा। जो 500 या उससे ज़्यादा जात और सवार के मनसबदार होते थे उन्हें कहते थे उमरा। 500 या उससे जात और सवार दर्जे के जो मनसबदार होते थे उन्हें उमरा कहते थे। ठीक है। अच्छा, मुग़लों के समय में एक ऑफिसर का नाम मिलता है जिसका नाम है वज़ीर। वज़ीर को दीवान भी कहते हैं। अच्छा, वज़ीर एक तरह से सम्राट की अनुपस्थिति में सम्राट का प्रतिनिधि हुआ करता था। वज़ीर जो है आम तौर पर ये सैनिक पद नहीं था, ये प्रशासनिक पद था।
आप इसे प्रधानमंत्री का यानी प्रधानमंत्री इसे, जैसे चाणक्य नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, तो उसे इसी तरह का व्यक्ति आप समझ सकते हो। वजीर का नेचर अलग अलग था। ये सम्राट का मुख्य सलाहकार था, बादशाह का मुख्य सलाहकार भी था, और अगर बादशाह राजधानी में नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में राजकाज को चलाने की जिम्मेदारी इसी की होती थी, वजीर की। अच्छा, मुख्य रूप से ये जो पद था रेवेन्यू से संबंधित था। साम्राज्य में या राजकाज में जो भी टैक्स आप लगा रहे हैं, जो वसूल रहे हैं, उस सब का हिसाब किताब रखना वो वज़ीर की जिम्मेदारी होती थी। अब वज़ीर को आप अगर आप तुलना करना चाहें तो आज के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर से आप इसकी तुलना कर सकते हो वज़ीर की, लेकिन ये सम्राट का यानी कि बादशाह का मुख्य सलाहकार भी था। इसको दीवान भी कहा गया, कभी इसको वज़ीर कहा गया, कभी इसको दीवान कहा गया। फिर एक स्थिति ऐसी आई है कि वज़ीर जो है उससे दीवानी के काम छीन लिए गए, तो दीवान अलग हो गया और वज़ीर अलग हो गया। तो मुग़लों के समय में है ये। अकबर ने एक नया पद बनाया था वकील, जो कि अकबर का मुख्य सलाहकार होता था, और अकबर के जो वकील थे वो थे बैरम खां। इसके अलावा एक और अधिकारी मिलता है जिसका नाम है मीर बख्शी, खाली बख्शी भी कहते हैं उसको, उसका पूरा नाम है मीर बख्शी। ये स्पष्ट रूप से एक सैनिक पद था। इसकी तुलना आप आज के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री से कर सकते हो। मीर बख्शी जो था चीफ कमांडर नहीं होता था, एज ए चीफ कमांडर वो युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं जाता था। आमतौर पर मीर बख्शी युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं जाता था। लेकिन इसको आप आज का डिफेंस मिनिस्टर की तरह से इसको आप कंपेयर कर सकते हो। फ़ौज में भर्ती करना, फ़ौज को जगह जगह जहाँ तैनात करना है, कितनी सैलरी देनी है, क्या है, ये सारे काम जो होते थे मीर बख्शी के होते थे। इसलिए ये जो पद था बहुत ही महत्वपूर्ण था और सम्राट के सबसे निकट भी था। फ़ौज की तैनाती, भर्ती, प्रमोशन, इसके अलावा उनको क्या सैलरी देनी है, क्या करना, कैसे नहीं करना, ये सारे काम जो होते थे मीर बख्शी के होते थे। अब यहीं पे एक पद आता सदरुस सुदूर। सदरुस सुदूर को कोई कहता है कि विदेश मंत्री था, तो कोई कहता है ये जो था धार्मिक मामलों की देखभाल करता था। सद्र या सद्र, इसका नाम सद्र भी आता है और सदरुस सुदूर भी आता है। तो कुछ लोग, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेश मंत्री था, कुछ कहते हैं कि धार्मिक मामलों का चीफ था। लेकिन आमतौर पर सद्र या सदरुस सुदूर जो है साम्राज्य के जो भी धार्मिक मामले होते थे उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जैसे एक शब्द आएगा ना, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इनाम, वक्फ और मिल्क, ये होती थी करमुक्त जगीरें जो आमतौर पर धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। तो इसका सारा जिम्मा जो रहता था सद्र के पास रहता था, सद्र या सदरुस सुदूर। ध्यान रखना, कभी कभी ये सद्र जो होते थे ना, इनसे काजी का काम भी लिया जाता था। काजी, छोटे जज, जो काजी और कुजात जो होते थे वो चीफ जस्टिस। तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही व्यक्ति को सद्र और काजी की जिम्मेदारी भी दे दी जाती थी। कभी ऐसा होता था काजी अलग है और सद्र अलग है, ठीक है। फिर मुहतसिब, ये नए प्रकार का अधिकारी था और इसकी नियुक्ति सबसे पहले की थी औरंगजेब ने। मुहतसिब नाम के अधिकारी की जो नियुक्ति की थी वो औरंगजेब ने की थी। इसे आप हिंदी में कहते हैं सदाचार निरीक्षक। सदाचार निरीक्षक का मतलब ये है कि इसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पूरी अपने दायरे में, अपने कार्य क्षेत्र में लोक व्यवस्था को बनाए रखे। किसी भी तरह का व्यभिचार, अनाचार, जैसे कि शराब, जुआ, भांग, इस तरह के ना, अफीम पी के कहीं पड़े हैं, लड़ाई दंगा, इस तरह की चीज़ें जो समाज को डिस्टर्ब करती हैं, है ना, समाज की नैतिकता पर चोट पहुँचाती हैं, उनकी रोकथाम के लिए औरंगजेब ने अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था मुहतसिब। आगे चलें। सदर मैंने आपको भी यहाँ बता ही दिया। फौजदार ज़िले में होते थे, ज़िले में फ़ौज के मुखिया जो होते थे वो फौजदार होते थे। आमिल मैंने आपको बताया परगनों में होते थे आमिल। और कोतवाल, जैसे आज शहर में कोतवाल होते हैं ना, है ना, बड़े बड़े थाने होते हैं ना, एक छोटा थाना, वहाँ का जो थाना इंचार्ज होता है थाना इंचार्ज ही कहते हैं, एसओ कहते हैं आमतौर पर उसको, एसओ एसएचओ कहते हैं ना, स्टेशन ऑफिसर। बड़े शहरों में जैसे रुद्रपुर, काशीपुर आपके आसपास है ना, तो जो बड़े शहर हैं वहाँ का जो थाना होता है उसे कोतवाली कहते हैं। वहाँ का जो चीफ होगा, कोतवाली का चीफ होगा, उसे कोतवाल कहते हैं। तो कोतवाल जो होते थे शहर के पुलिस मुखिया होते थे, पुलिस हेड होते थे शहर के, और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, चोरी दंगे फसाद को रोकना कोतवाल की जिम्मेदारी होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। मीर आतिश, मीर आतिश जो है, जो शाही गोला बारूद तोपखाना वगैरह होता था उसका मुखिया होता था मीर आतिश। उसके बाद मुस्तौफी, जैसा आज होता है ना हमारे यहाँ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जो हिसाब किताब का ऑडिट करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक क्या करता है? हिसाब किताब का ऑडिट करता है। तो उसे मुगलों के समय में कहा गया मुस्तौफी। ये जो पद है ये सल्तनत काल से ही पैदा हो गया था, यानी कि उभरने लगा था, लेकिन मुगलों के समय में स्पष्ट हो गया था। इसकी जिम्मेदारी थी सरकार की जितनी भी आय व्यय है उसके हिसाब किताब की जाँच करना, ऑडिट करना, यानी कि उस समय का ये ऑडिटर था या उस समय का कैग था ये मुस्तौफी। और एक अधिकारी होता है मुशरिफ, इसका काम था हिसाब किताब बनाना।
आज महालेखाकार का काम है ना, सारे हिसाब किताब को मेंटेन रखना, लेजर को मेंटेन रखना, वो काम होता था मुशर्रिफ का, और मुस्तौफ़ी जो होता वो हिसाब किताब की जांच करता था। ठीक है। वन मंत्री जो होता था उसे कहते थे मीरबर, वन मंत्री मीरबर, और नौसेना का जो मंत्री होता था, नौसेना का मंत्री होता था मीर बहरी। कुछ किताबों में ये लिखा है, मैंने भी शायद पहले कहीं बोल दिया है कि मुग़लों में नौसेना सबसे पहले औरंगज़ेब ने बनाई, वो गलत है। सबसे पहले नौसेना अकबर ने ही बना ली थी। मोपला, केरल के मोपलाओं और जो सीधी थे उनके साथ मिलकर के अकबर ने अपना एक छोटा सा नौसैनिक बेड़ा ही बना लिया था। बड़े स्तर पर नौसेना औरंगज़ेब ने बनाई थी, लेकिन ये नौसेना अंग्रेज़ों का या यूरोपियों की टक्कर की ना थी। खैर, मीर बहरी जो था नौसेना का मुखिया था। काजी काजुल कुज़ात मैंने आपको बता दिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अकबर जो था शेख सलीम चिश्ती का बहुत आदर करता था। आपको पता होगा कि शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी संत थे ये, और इन्हीं के आशीर्वाद से शहज़ादा सलीम का यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। तो उसके बाद अकबर जो था इनका सम्मान बहुत ज़्यादा करने लगा था। अकबर ने इन्हीं के सम्मान में क्या बनाया था, फ़तेहपुर सीकरी शहर। इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी शहर बसाया था, और इसमें एक मस्जिद बनाई थी जिसे कहते हैं फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। ऐसा कहा जाता है कि जो फ़तेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद थी, ये एक्चुअली इसका जो इस्तेमाल होता था नमाज़ पढ़ने के लिए तो होता ही होता हुआ, लेकिन ये शेख सलीम चिश्ती की क्या थी, क्या कहते हैं उसको, दरगाह या खानका। जब व्यक्ति ज़िंदा है तो वो खानका हो गई ना, खानका या आश्रम कह सकते हैं। फ़तेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है शेख सलीम चिश्ती की खानका के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहीं पर उनका मकबरा हो गया, तो फिर सलीम चिश्ती की दरगाह जो थी वो अलग हो गई। ठीक है। तो फ़तेहपुर सीकरी शहर जो है शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया था, और फ़तेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के बाद क्या बनवाया गया था, बुलंद दरवाज़ा, है ना। फ़तेहपुर सीकरी में गुजरात जीतने के बाद बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। फ़तेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो है, नहीं सबसे बड़ी इमारत नहीं, सबसे बड़ी इमारत तो पंचमहल है। फ़तेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसे कहते हैं फ़तेहपुर सीकरी का गौरव, या फ़तेहपुर सीकरी की सबसे आकर्षक इमारत। फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल सेम है, आप उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं कर पाएंगे। तो अकबर शेख सलीम चिश्ती का फॉलोअर था। दारा शिकोह और जहाँ आरा जो थे वो कादरी सिलसिले के फॉलोअर थे। दारा शिकोह और जहाँ आरा जो थे वो कादरी सिलसिले के फॉलोअर थे। टोडरमल जो था वो मैं इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अकबर का प्रधानमंत्री भी रह चुका। अकबर के लगान मामलों का जो भी सिलसिला बाद में चलाया, टोडरमल के निर्देशन में चलाया। टोडरमल को बाद में अकबर ने गुजरात का सूबेदार बनाया था। गुजरात का सूबेदार भी रहा था टोडरमल। हुमायूं जो था सत्तारी सिलसिले का फॉलोअर था। सूफ़ी जो सिलसिले हैं उसमें सत्तारी सिलसिले का फॉलोअर था हुमायूं, और गौस जो हैं सूफ़ी संत उनका फॉलोअर था ये। तंबाकू की खेती भारत में सबसे पहले 1604-5 में पुर्तगालियों ने शुरू की, और लगभग इसी समय यूएसए से हमारे यहाँ आई मक्का। लगभग इसी समय हमारे यहाँ यूएसए से मक्का आई, और तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की। भगवान दास को अकबर ने लाहौर का सूबेदार बनाया था, और मान सिंह को बनाया था काबुल का सूबेदार। राजा भगवान दास को कहाँ का, लाहौर का, और मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। राजा टोडरमल को गुजरात की सूबेदारी दी गई थी कुछ समय के लिए। ये शाह तहमस्प, कहीं इसको लिखा है शाह तामस्प। शाह तहमस्प जो है ईरान का राजा था जिसने हुमायूं को फिर से भारत विजय के लिए अपनी सेना दी थी। शाह तहमस्प ईरान का था। एक और है मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी सूफ़ी संत थे ना, इन्हीं की बेटी हमीदा से हुमायूं का निकाह हुआ था। जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया था तो गुमनामी की जब ज़िंदगी जी रहा था, तो सूफ़ी संत मीर अली अकबर जामी की बेटी से, जिसका नाम था हमीदा, जो अकबर की माँ थी, हुमायूं ने निकाह किया था। सन 1630-32 में, ये 1630-32 किसका समय हुआ, शाहजहाँ का समय हुआ। गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था, लाखों लोग कहते हैं उसमें मारे गए थे। तो इटली का एक यात्री था पीटर मुंडी, उसने इस अकाल का जिक्र किया है। सन 1630-32 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था शाहजहाँ के समय में, तो इटली के यात्री पीटर मुंडी ने भी उस अकाल का जिक्र किया है।
लाहौरी, इनका पूरा नाम किसी को याद आ रहा है? शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अहमद लाहौरी या अब्दुल हमीद लाहौरी। ओके, आप लोग देख लेना फिर भी, लेकिन इनके लास्ट में लाहौरी है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था, ठीक है ना। अब आता है सतनामी विद्रोह। सतनामी जो थे ना, जैसे कबीरपंथी होते हैं ना, कबीरपंथी संत, सूफी संत जो होते हैं ना, एक तरह के साधु सन्यासी थे जो सतनाम का जाप करते थे, इसीलिए इनको कहा गया था सतनामी। तो इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब के समय में बगावत कर दी थी। बगावत कुछ नहीं, औरंगजेब की कुछ मुग़ल सोल्जर ने कुछ तीर्थयात्रियों की या सूफी संतों की या साधुओं की हत्या कर दी थी। इसकी वजह से जो सतनामी लोग थे वो बौखला गए थे, उन्होंने बगावत कर दी थी। और ये बगावत काफ़ी लंबे एरिया में फैली। बाद में नारलोल, ये जो इलाका है अलीगढ़ के आसपास का इलाका, मेवात, मथुरा और अलीगढ़ में सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय सन 1672 में। एक सवाल आएगा आपका, जागीर संकट किसके समय पैदा हुआ? जागीर संकट का मतलब ये है कि मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए, उनको तनख्वाहें देने के लिए, पैसा देने के लिए जागीरें कम पड़ गई। अब जब जागीरें कम पड़ गई तो जिसको अच्छी जागीर मिल रही है वो तो खुश है, और जिसको अच्छी जागीर या कम जागीर, जिसको कम जागीर मिल रही है या अच्छी जागीर नहीं मिल रही है वो नाराज़ है। तो इसी को कहते हैं जागीर संकट। ये औरंगजेब के समय में पैदा हुआ था। और कहते हैं ना कि दक्षिण किसकी कब्र बनी? औरंगजेब की। कहते हैं कि जिस तरह से नेपोलियन के लिए स्पेन अभियान नासूर बन गया कैंसर, उसी तरह से औरंगजेब के लिए उसका दक्षिण का अभियान जो था उसके लिए नासूर बन गया, ठीक है ना। आगे चलें। अब कुछ अलग अलग तरह के टैक्स थे, इसकी बात अभी, जैसे जक़ात है, जक़ात और तमगा। जक़ात जो था मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, धार्मिक कर था ये, और उनकी आय का 40वां हिस्सा लिया जाता मुग़लों के समय में। सल्तनत काल में था ये 2.5%, और सल्तनत काल में उनकी आय का 40वां हिस्सा, 2.5% ही हो गया शायद ये, है ना। आय का 40वां हिस्सा मुस्लिमों से, केवल मुस्लिमों से लिया जाता था, इसे कहते थे ज़कात। और ये मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम थे, उन्हीं के वेलफेयर पर खर्च होता था। तो जहांगीर ने इस कर को हटा दिया था, यानी कि इसे लेना बंद कर दिया था। इसके अलावा तमगा, मुस्लिमों से, मुग़ल काल में मुस्लिमों से जो ट्रेड टैक्स या व्यापार कर लिया जाता था उसका नाम था तमगा। तो जहांगीर ने ज़कात और तमगा दोनों ही हटा दिए थे। अब शेरशाह की जो लगान व्यवस्था है या लगान वसूली का जो सिस्टम था शेरशाह का, उसको कहा गया राई। उसमें साहब कुछ नहीं था, इसने क्या किया, इसके एम्पायर में, खास करके उत्तर भारत में या दिल्ली और दोआब के आसपास के जो इलाके थे, या जहाँ पर इसकी पकड़ जो थी वो मजबूत थी, उसने उन सारे इलाकों में ज़मीन की नाप कराई। अब ज़मीन की नाप कराना और नाप कराने के बाद लगान वसूलना, इस सिस्टम को कहते हैं मसाहत। मुस्लिम शासकों में भारत में सबसे पहले ये जो मसाहत सिस्टम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ज़मीन नापो और नापने के बाद, मैं सही कह रहा हूँ, मसाहत व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की थी ना, है? हाँ। तो सबसे पहले मसाहत व्यवस्था जो शुरू की थी, मसाहत का मतलब इसे पैमाइश भी कहते हैं, मीज़रमेंट, यानी कि ज़मीन को नापना और नापने के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग लगान वसूलना। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, उसके बाद फिर किसी ने मीज़रमेंट किया, किसी ने नहीं किया, खैर इस सिलसिला चलता रहा। फिर शेरशाह आया। शेरशाह सूरी के समय में फिर से ज़मीनों की पैमाइश यानी कि मसाहत की गई, ज़मीन को नापा गया और नापने के बाद ज़मीन की अलग अलग किस्में बनाई गई, अच्छी उपज देने वाली, मीडियम उपज देने वाली और कम उपज देने वाली। उसी तरह से जिस तरह की ज़मीनें थीं, अगर अच्छी ज़मीन है तो उससे ज़्यादा टैक्स लेना है, ख़राब ज़मीन है तो उससे कम टैक्स लेना है। ज़मीनों को नापना, ज़मीनों की किस्में तय करना, ठीक है ना, ज़मीनों की किस्में तय करना, और ज़मीनों की किस्में तय करने के बाद सभी ज़मीनों का अच्छी, मध्यम और ख़राब किस्म की जो ज़मीनें हैं उनकी उपज का औसत निकालना, उस औसत का 1/3 जो है सरकार लगान वसूलेगी। इस सिस्टम को नाम दिया गया था राई। अच्छा, शेरशाह ने मतलब ज़मीन नाप करके पैमाइश या मसाहत करने के बाद लगान वसूला था। शेरशाह ने एक नया काम और किया, अपनी प्रजा को ज़मींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उसने क्या किया कि किसानों को, जो किसान जिस ज़मीन को जोत रहा था उसे उस ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया, जिसको नाम दिया गया था पट्टा। जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम था ना किसके समय में, अंग्रेज़ों के समय में। एक था स्थायी बंदोबस्त, किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो आप समझ लें अभी तक स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था ही चल रही थी। ज़मीन के मालिक ज़मींदार हुआ करते थे और किसान होते थे किराएदार। लेकिन शेरशाह ने ये सिस्टम बदल दिया, जो जिस ज़मीन को जोत रहा है वही मालिक है, उसको पट्टा दिया गया। पट्टे का मतलब होता था सर्टिफिकेट या सनद कि ज़मीन आपकी है और आपके बाद आपके वारिसों की है।
ये खेती करने के लिए दी जा रही है, आपसे ज़मीन कोई छीनेगा नहीं, इसको कहा गया पट्टा। लेकिन साथ ही साथ जिसको पट्टा दिया जा रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि इतना लगान आप तय समय पर चुकाते रहोगे तो ये ज़मीन आपकी है, अदरवाइज आपसे ज़मीन जो है वो छीन ली जाएगी। इसीलिए सवाल आता है कि किसने किसानों को पट्टा और कबूलियात जारी किए? शेरशाह सूरी ने। मसाहत या पैमाइश सिस्टम किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। ज़मीन को अलग अलग किस्मों में किसने बांटा? शेरशाह सूरी ने। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम था इसको कहा गया राई। इसी के नमूने पर बाद में अकबर ने अपनी जाब्ती या दहशाला व्यवस्था जो थी वो लागू की थी। ठीक है ना, आगे चलें। शेरशाह सूरी की बात कर रहे थे ना, रैयत बड़ी राई हो गया। अब खालसा ऐसी ज़मीन होती थी, अच्छा ऐसा ना जैसे मौर्य काल में होता था ना, तो आपको एक ज़मीन का नाम सुनाई देता सीता, तो सीता मौर्य काल में ऐसी ज़मीन होती थी, इसका भी ध्यान रखना सर है। सीता मौर्य काल में ऐसी ज़मीन होती थी जिस पर सरकार खुद खेती करती थी, है ना। सरकार खुद करने थोड़ी जा रही है, सरकार अपने कर्मचारियों से खेती करवा दी थी। और इस ज़मीन का जो मंत्री होता था उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। वो ज़मीन जो सीधे सरकार के नियंत्रण में होती थी, किसी को भी सैलरी या जागीर या जमींदारी के रूप में नहीं दी जा सकती थी, और उस पर खेती सरकार करवाती थी सीता अध्यक्ष के मार्फत। और उससे मिलने वाला जो भी लगान या जो भी अनाज होता था वो सीधे सरकार के खजाने में जाता था। उसी तरह से तुर्कों और मुग़लों के समय में खालसा ज़मीन होती थी। अब यहाँ पर खालसा ज़मीन का मतलब ये है नहीं, यह खालसा ज़मीन में सरकार खुद खेती कराने नहीं जा रही है। हालांकि एमबीडी ने कोशिश की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी कि सरकार खुद खेती कराए, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। जैसे आजकल होता है ना, गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर करने के लिए, चिकित्सालयों में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए, है ना, यातायात की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देती है, तरह तरह की ट्रेनिंग देती है, अच्छी सैलरी देती है, कोशिश करती है कि जो सरकार जो सर्विसेज दे रही है वो उसके नागरिकों को सस्ती और अच्छी किस्म से मिलें। सरकार सारे काम करती है, बस ये है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें कैसे प्रेरणा मिले कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें जीरो से गुणा ना हो पाए। कोई भी सरकार आती है ना, कोई भी सरकार आती है, सभी सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन फील्ड में जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिम्मेदारी उनकी है कि वो योजनाएं बेहतर तरीके से लागू हों या ना हों, है ना। तरह तरह के नियंत्रण के तरीके हैं, लेकिन सर बचने के तरीके भी बहुत हैं। तो जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे ना खुद से कि यार ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये मेरा है ना, जब तक ये भावना नहीं आएगी कि ये मेरा है और इसको चलाना, इसको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं ना, जब तक अपने की भावना नहीं आएगी तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। और जब तक ये रहेगा कि मुझे सुबह 10 बजे आना और 3 बजे चले जाना है, तब तक ध्वस्त हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ, मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ। चलें आगे चलें सर। अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, तभी तो चल रहा। कहाँ थे? हाँ, खालसा पे थे सर, है ना, खालसा पे। तो खालसा का मतलब ये नहीं था कि जो खालसा शब्द जो आया है तुर्क और मुग़ल काल में आया है ना, तो उसका मतलब ये था कि ये जो तुर्क और मुग़ल राजा थे खुद जाके खेती करवा रहे थे ना। यहाँ पर खालसा का मतलब था ऐसी ज़मीन, ध्यान सुनना, ऐसी ज़मीन जो किसी को भी सैलरी के एवज में नहीं दी जाएगी, ना किसी मनसबदार को, ना किसी इक़्तिदार को, ना जागीरदार को, ना ही वो इनाम के रूप में दी जाएगी। ऐसी ज़मीन जिससे सारा का सारा लगान सीधे सरकार के ख़जाने में जाएगा, सीधे सुल्तान या बादशाह के ख़जाने में जाएगा, वो ज़मीन जो होती थी वो खालसा ज़मीन होती थी। चाहे उस पर खेती कोई भी कर रहा हो, जागीरदार कर रहा हो, ज़मींदार कर रहा हो, जागीर के रूप में तो बांटी नहीं जाएगी, चाहे उस पर कोई बटाई में खेती कर रहा हो, चाहे कोई किसी की ज़मींदारी हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे मिलने वाला जो लगान है किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाएगा, वो सारा सरकार के हाथ में जाएगा, सरकार के ख़जाने में जाएगा। अब जैसे है ना, मनसबदार को जागीर दे दी, तो जागीर देने का मतलब क्या है कि उस ज़मीन से जो लगान मिलेगा वो मनसबदार के खाते में जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी ज़मीन को खालसा घोषित कर दिया जाए तो वो सारा लगान सीधे सरकार के ख़जाने में जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपने खर्च भी तो चलाने, ठीक है। तो वो होती थी खालसा भूमि। अब एक आता इनाम। तो जैसे बहुत से लोगों को, अगर आजकल सरकार खुश होती है ना तो इमदाद दे देती है कि भाई इन्हें इतना इनाम दिया जाएगा, इन्हें इतना इनाम दिया जाएगा, बहुत सारे अवार्ड चलते हैं ना। तो उस समय इनाम जो दिया जाता था जागीर के रूप में दिया जाता था, बहुत खुश हो गए, चलो भाई 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन तुम्हें मिल गई, तो वो हो जाती इनाम। एक होता था वक्फ। क्या होता था? वक्फ जो है आमतौर पर जो धार्मिक संस्थाएं होती थी ना, जैसे
मदर से। आमतौर पर क्योंकि राजा कौन था, मुस्लिम था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं या धर्मगुरु थे उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा ये चैरिटी की जाती थी। तो धर्मगुरुओं, धार्मिक संस्थाओं को, मस्जिद, मदरसे, उलेमा और इमामों को जो संपत्ति दान दी जाती थी उसे वक्फ कहते थे। मैं इसको और क्लियर कर लूँ, जो धार्मिक संस्थाओं को जो संपत्ति दान दी जाती थी, खास करके जो ज़मीन दान दी जाती थी, उसे कहते थे वक्फ। आज भी आप लोग सुनते होंगे कि वक्फ की संपत्ति है। और इनाम और मिल्क जो थे, ये ये जो तरह तरह के धार्मिक व्यक्ति होते थे, वो सूफ़ी संत रहे हों, चाहे इमाम या उलेमा रहे हों, उनको जो ज़मीन दी जाती थी उसे कहते थे इनाम और मिल्क। ये ज़मीनें जो होती थी टैक्स फ्री होती थी, इन ज़मीनों से लगान नहीं लिया जाता था। इनाम, वक्फ और मिल्क, ठीक है साहब। तो आपने सुनते हो ना, अलाउद्दीन खिलजी ने अवैध इनाम, वक्फ और मिल्क की जांच कराई। उसने देखा अगर ये इलीगली लोगों ने इस पे कब्जे कर रखे हैं, इनाम, वक्फ और मिल्क पे, या किसी जो है कि किसी इक्ते को ज़बरदस्ती कब्जा रखा है, वो उसके एवज़ में था नहीं, तो उनको सबको जब्त कर दो। जब्त करके किसे मिला दो? खालसा ज़मीन मिला दो। तो खालसा ऐसी ज़मीन जिससे लगान सीधा सरकार के खजाने में जाता था। इनाम, वक्फ और मिल्क आपको मैंने बता ही दिया। तो वक्फ जो धार्मिक संस्थाओं को, इनाम और मिल्क जो है धार्मिक व्यक्तियों को, ठीक है। फिर कहाँ थे? हाँ, एक और शब्द आता है सयूरगल या मदद माश। तो ये भी इसी तरह की ज़मीन होती थी जो किसी को इमदाद में यानी कि सहायता में दी जाए। मदद ए माश, इसको सयूरगल भी बोलते थे, सयूरगल या मदद ए माश, मुगलों के समय में। फिर पोलज, ऐसी ज़मीन जो भरपूर उपजाऊ हो, सिंचित हो, भरपूर उपजाऊ हो, जिस पे हर साल फसल होती हो, उसे कहते थे पोलज भूमि। ऐसी ज़मीन, परती समझते हैं ना, ऐसी ज़मीन जो है कि इसको एक बार फसल लेने के बाद 1 साल या 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें फिर से जान आ जाए और जैसे तैसे वो उपज दे दे। तो पोलज तो ऐसी ज़मीन हुई जो किसी भी परिस्थिति में अच्छी उपज देती थी। इसके अलावा परती, छच्चर, चाचर और बंजर, ये ऐसी ज़मीनें थीं जो कम उपजाऊपन को दर्शाती थी। परती ज़मीन कम उपजाऊ होती थी और इस पर एक बार फसल लेने के बाद इसे 1-2 साल खाली छोड़ना पड़ेगा। चांचर या छच्चर जो थी, इसे 4-5 साल जो है कि खाली छोड़ना पड़ेगा, तभी 1 साल में आपको खेती या आपको उपज देगी। बंजर ज़मीन ऐसी होती थी जिस पर एक ज़माने से काश्त ना हुई हो, खेती ना हुई हो, बंजर। तो आपसे पूछ सकता है सिंपली, पोलज, परती, छच्चर, चांचर या बंजर क्या थे ये? तो ये ज़मीनों के अलग अलग किस्म थे। पोलज का मतलब भरपूर उपज देने वाली फसल। फिर आता है खुद काश्त, पाही काश्त। खुद काश्त जो ज़मीन, ऐसे किसान जो अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते थे, उसी पे खेती करते थे, उसे कहते थे खुद काश्त, ठीक है ना। अपनी ज़मीन के मालिक किसान वो कहलाते थे खुद काश्त। फिर आता था पाही काश्त। पाही काश्त का मतलब ऐसे होते थे जो दूसरे गांव में जाकर के किराए पे ज़मीन लेकर के, जैसे कहते हैं ना हिस्से में या बटाई पे, अधिया कहते हैं आमतौर पर उसे गांव में, अधिया या बटाई में या हिस्से में लेकर खेती करते थे दूसरे गांव में जाकर, उन्हें कहते थे पाही काश्त, ठीक है। मुजारियान, मुजारियान कौन हुए सर? अब आपके एग्ज़ाम में भी आया था, है ना। किसानों से संबंधित हैं जो ज़मीन को खेती पर लेकर के जोतते थे, सॉरी ठेके पर लेकर के। आपकी ज़मीन है, मैंने 1-2 साल के लिए ठेके पे ले ली, कुछ अमाउंट आपको दिया, उसके बाद उसमें खेती मैं करूँगा। तो इस तरह के जो किसान होते थे वो होते थे मुजारियान, ठीक है। अब देखें, अब किसान ने फसल बो दी, उसका बंटवारा कैसे होगा? तो देखो इसमें कई सारे शब्द आएंगे, सल्तनत काल में, मुगल काल में भी। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। खेत बटाई, यानी 1 एकड़ का खेत है तो इतना हिस्सा सरकार का और इतना हिस्सा इसका। जब फसल तैयार हो जाएगी तो इतना हिस्सा जो है वो सरकार का गया, उसे कहते थे खेत बटाई। फिर एक होता था लंक बटाई, खेत को काट लिया, फसल को काट लिया, अनाज को बाल से अलग नहीं किया है, उसको लांक कहते हैं। जो अनाज को अगर आपने बाल से अलग ना करें तो उसका ढेर लगा दें तो उसको कहते हैं लंक या लांक। तो लांक बांट लिया कि इतना सरकार का और इतना किसान का। एक होता था रास, आपने अनाज को अलग कर दिया बालियों से और साफ़ करके ढेर लगा दिया तो उसे कहते थे रास। क्या कहते थे? अभी भी रास कहते हैं जो लोग किसानी करते हैं। तो उस रास को बांट लेना, इतनी सरकार की और इतनी किसान की, तो उसे कहते थे रास बटाई। तो जो है लगान वसूली के कई सारे तरीके थे, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा लाख या खेत जो है उठा करके सुल्तान के गोदाम में जाएगा। तो लोकल मजदूर रहते थे, हाँ भाई ये इतना हो गया, काटो, इसका अनाज अलग करो। और लोकल मंडियाँ होती थी, वहाँ पर उसको बेचा और बेच के पैसा सरकार के खजाने में डाल दिया। ये तरीके रहते थे। तो खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ये थे बांटने के तरीके। बहुत से सुल्तान या बादशाह ऐसे आए जिन्होंने ज़मीन नापी और नापने के बाद टैक्स तय कर दिया कि भाई इसका 1/6, 1/2 या 1/3 हम लेंगे। इतनी ज़मीन है, इसका 1/2, 1/6, 1/3 हम लेंगे और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पैदा करो, अनाज बेचो और बेच के सरकार का हिस्सा सरकार के ख़जाने में जमा कर दो। अब यहीं पर आता है कि यहाँ पर ज़मीन जो है भाई, हाँ भाई अंकुर कितनी होगी ज़मीन यहाँ पर?
10 एकड़ होगी। इमरान ये ज़मीन कितनी होगी? 20 एकड़ होगी, है ना। सोनू ये ज़मीन कितनी होगी? 2 एकड़ होगी, है ना। तबस्सुम ये ज़मीन कितनी होगी? 2 बीघा होगी। अनुमान तो लगा रहे हैं ना सर, ये प्लाट कितना होगा? 40 बाई 40 का होगा, तो अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा चलो इतना होगा, तो इसमें कितना पैदा हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसमें कितना पैदा हो जाएगा? इतना पैदा हो जाएगा। तो हमारा हिस्सा कितना होता है? इतना होता है, तो भाई इसमें से इतना वसूलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी हो गई कि आप हमें इतना दोगे। इसको कहते थे अनुमान पर। वसूली किस पर करना? अनुमान पर। क्योंकि सरकार के पास अगर समय नहीं है भरपूर या पैसा नहीं है कि वो कर्मचारी, भाई कर्मचारी को खर्च भी तो करना पड़ेगा, कर्मचारी होगा, रिकॉर्ड रखे जाएंगे, ज़मीन को नापा जाएगा, हर बार नापने के बाद ये भी देखा जाएगा कि उसमें क्या बोया गया है, कितना पैदा हुआ, तो थोड़ा सुपरविजन करना पड़ेगा। तो इन सब खर्चों से बचने के लिए अनुमान लगा लिया। अब अनुमान ऐसे नहीं थे, ये परगना है, ये ज़िला है, इससे इतने मिल जाएंगे, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी इतने वसूल के दो, इस ज़िले से इतने मिल जाएंगे, इतना हो जाएगा, तो अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो वसूल के दें, चाहे कैसे वसूल के दें। इस सिस्टम को कहा गया था नस्क। मैंने लिखा है यहाँ पर, किधर है, कहाँ पर है भाई, ये नस्क या कंकूत। नस्क या कंकूत नाम का ये सिस्टम था, ये औरंगजेब ने चलाया था। नस्क या कंकूत किसका था? ये औरंगजेब का था। और भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि इनको लड़ने से फुर्सत नहीं थी, है ना। नस्क या कंकूत औरंगजेब ने। अब यहीं पर आता है कि सब जाप्ती, बहुत दिलचस्प है। जाप्ती का मतलब ये है कि ज़मीन को नापो, जैसे शेरशाह का था ना राई, इसी को अकबर ने नाम दे दिया जाप्ती का। ज़मीन को नापो, पैमाइश करो, और नापने के बाद थोड़ा सा और एडवांस चला गया, ज़मीन को नापो और देखो किस इलाके में क्या बोया जा रहा है। देखो एक शब्द आता है परगना, परगना के नीचे होते थे दस्तूर, महल, महाल या महल, 4-5 गाँवों को मिलाकर होता था महाल। तो अब अकबर ने क्या किया, अपने पूरे अधिकारियों से सर्वे कराया कि किस परगना में कितनी ज़मीन है, प्लस किस परगना में किस प्रकार की खेती ज़्यादा होती है। जैसे आपका इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखेगा आपको? धान, गेहूँ। थोड़ा सा और आगे आप चले जाओ, जसपुर से आगे निकल जाओगे ना आपको, तो गन्ना दिखाई देगा, है ना, जगह जगह गन्ना दिखाई देगा आपको। आप इधर बरेली से आगे चले जाओ, ज्वार बाजरा मक्का आपको दिखाई देगी। और आगे चले जाओ राजस्थान आगरा की तरफ को, आगरा राजस्थान, आगरा एमपी, ग्वालियर राजस्थान की तरफ, तो आपको तमाम आलू दिखाई देगा, आलू वेराइटी सर वो, समझ रहे ना। इधर मलिहाबाद की तरफ जाओगे तो हर जगह आम की खेती आपको दिखाई देगी। गढ़वाल के एक राजा थे जिन्होंने तराई में सबसे पहली बार आम के बाग लगाए थे, खैर तो उनकी बात बाद में। तो अंदाज़ा लगवाया भाई, अंदाज़ा नहीं, ज़मीन नपवाई गई किस परगना में कितनी ज़मीन है, और जो है कि अनुमान लगाया गया कितनी पैदावार होती है, किसकी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। सारा अनुमान लगाने के बाद, नापने के बाद फिर जो है टैक्स तय किए गए, लगान तय किए गए, और देखा गया कौन सी ज़मीन किसकी है, किस किसान ने कितना पैसा देना है लगान के एवज़ में, ये सब तय किया गया। लेकिन बेस इसका राई था। जिस तरह से शेरशाह सूरी ने राई सिस्टम शुरू किया था, उसी तरह जाप्ती थी। जाप्ती में भी ज़मीन की किस्म का ध्यान रखा गया था, अच्छी ज़मीन है या ख़राब ज़मीन है या कैसी है। मेरे पास थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, इमरान यहाँ पर दिखाना। देखो शेरशाह की राई और जाप्ती का क्या क्या तरीका था, इधर दिखाना, दिख रहा है। ये ए प्रकार की ज़मीन जो है बहुत अच्छी है, बी प्रकार की ज़मीन जो है उससे थोड़ी सी कम उपज देती है, और सी प्रकार की ज़मीन जो है वो और कम उपज देती है। किसी एक परगना में ए प्रकार की ज़मीन कितनी है, बी प्रकार की ज़मीन कितनी है और सी प्रकार की ज़मीन कितनी है, ये अंदाज़ा लगाया गया। किसी एक परगना में अलग अलग किस्म की ज़मीनें हैं, किस्म किसके आधार पर, पैदावार के आधार पर अलग अलग किस्म की ज़मीनें हैं। ए प्रकार की इतनी है, बी प्रकार की इतनी है और सी प्रकार की इतनी ज़मीन है, ठीक है। फिर हिसाब लगाया गया कि ये जो अच्छी किस्म की ज़मीन है उसमें 1 एकड़ या 1 बीघा में इतना हो जाता है, बी प्रकार की ज़मीन में 1 बीघा में इतना हो जाता है, सी प्रकार की ज़मीन में 1 बीघा में इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग आ जाइए, लौट आइए, प्रियंका इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। तो वो अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है, होते हैं कुछ, बचपन आ ही जाता है कभी कभी, है, ठीक है। बचपन ऐसी चीज़ है कोई पीछे छोड़ते ही नहीं है। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जब बंद कमरे में होते हैं तो आपका बचपन होता है शीशे के सामने, है ना, हाँ है ना, हाँ है ना भाई, बचपन में तो बचपन, फिर बंद कमरे में कपड़े पहन के, है ना, बचपन तो, हाँ आप नहीं करते हो क्या, सब करते हैं। थोड़ा सा अच्छा लग जाए किसी दिन, या कोई कह दे अरे आज शर्ट, तो ऐसे किसी ने कह दिया भाव बढ़ाने के लिए कि शर्ट अच्छी लग रही है, तो दिन भर, है ना, होता है ना, अरे सर सबके साथ होता है ना, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या हम आप जैसा आम आदमी हो, है ना, हम ही तुम तो हैं आम आदमी। ओके चलो खैर, कहाँ थे, तो आ जाए, इधर ही रहोगी। अरे हमारा भविष्य का कलेक्टर उदास उदास बैठा है, कहाँ थे यार। तो अब जो अच्छे,
अब उस परगने में अच्छी किस्म की ज़मीन से इतना पैदा हुआ, ख़राब किस्म की ज़मीन से इतना पैदा हुआ, और ख़राब किस्म की ज़मीन से इतना पैदा हुआ, मीडियम किस्म की ज़मीन जो थी उससे इतना पैदा हुआ। इन सब का औसत निकाला। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, है ना। सपोज इसकी वैल्यू आई x, क्या आई x। अब x का 1/3 जो है वो सरकार का लगान होगा, x का 1/3। इसका भाई पर एकड़ इतना होता है, पर एकड़ इतना होता है, पर एकड़ इतना होता है। तो इसका औसत निकाला, पर एकड़ इतना हो जाता है। अच्छी बुरी ख़राब कैसी भी ज़मीन हो, सबसे अंदाजन जो है पर एकड़ इतना हो जाता है। उसका 1/3 जो है वो उसने वसूल लिया। तो इस परगने में जो है कि 10,000 बीघा ज़मीन है, तो 10,000 बीघा ज़मीन में इतना हो जाता होगा औसतन, तो उसका 1/3 जो है वो सरकार की मांग हो गई। तो शेरशाह ने इसको नाम दिया था राई और अकबर ने इसको नाम दिया था जाप्ती। अच्छा, शेरशाह ने क्या किया था कि जो कीमतें थीं उनका ध्यान नहीं रखा था, अकबर ने कीमतों का ध्यान रखा। कीमतों का ध्यान ऐसे रखा कि भाई जैसे हमारे यहाँ धान गेहूँ अगर महंगा है तो यहाँ से ज़्यादा वसूला जाएगा, वो कहीं इतना महंगा नहीं है तो वहाँ से कम वसूला जाएगा। कहीं पान ज़्यादा हो रहा, अफीम ज़्यादा हो रहा है तो उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ से ज़्यादा वसूला जाएगा। खैर, इस सिस्टम को कहा गया था जाप्ती, टोडरमल का सिस्टम था ये, मुजफ्फर खां तुर्बती और जाप्ती। जब मैं आपको इसके लिए पढ़ाऊँगा तो इसके लिए अलग से डिटेल में और बताऊँगा, ठीक है। तो जाप्ती सिस्टम था। अब उसके बाद अकबर के समय में ही एक सिस्टम हो रहा है लगान वसूली का, जिसको नाम दिया गया दहशाला। दहशाला या दहबाशी, दहशाला या दहबाशी। इसमें यह हुआ कि ज़मीन नापी गई, कितनी ज़मीन है, किस में क्या बोया जा रहा है, ये सब इसका अंदाज़ा लगाया गया और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड मंगाए गए। मेरे पास जो ज़मीन है कितना वसूला जाएगा उसमें, मेरी इस ज़मीन में पिछले 10 साल में कितना पैदा, भाई किसी साल अच्छा हो जाता है, किसी साल ख़राब पैदावार हो जाती है। तो पिछले 10 साल का जो है कि पैदावार के आंकड़े इकट्ठे किए गए कि 1 साल 2 साल 3, और उस 10 साल का औसत निकाला गया। कभी अच्छा फसल भी बस रहा होगा, कभी ख़राब फसल भी रहा होगा, तो उस 10 साल का औसत निकाल। मेरे पास मान लीजिए 5 बीघे ज़मीन है, तो उस 5 बीघा ज़मीन में 10 साल में जो पैदावार हुई है उसका औसत निकाला गया। उसका फिर 1/3 मुझसे वसूला गया, तो उसको कहा गया दहशाला या दहवासी, ये आईने दहशाला या आईने दहवासी, ठीक है। तो दहशाला, जाप्ती, राई, ये सारे सिस्टम किसके थे, लगान वसूली के थे, ठीक है। आगे चलें भाई, कहाँ थे, कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर आ गए, नस्क औरंगजेब ने। जाप्ती सिस्टम टोडरमल, दहशाला भी टोडरमल का था। करोड़ी मैं आपको बता चुका, अकबर ने नियुक्त किए थे अपने अपने क्षेत्रों में। अच्छा, ऐसे सैनिक जिन्हें सरकार तनख्वाह देती थी, सारा उनका हथियार का, गोला बारूद का, पशु का खरीद का, घोड़ा हाथी का सारा खर्च जो है सरकार देती थी। एक तरह के स्थायी सैनिक, उनको कहते थे बरंगीर। और सिलेदार ऐसे सैनिक जो जिन्हें आप कहते थे, क्या कहते हैं उन्हें, हाँ, भाड़े के सैनिक। भाड़े के सैनिक मतलब नहीं, उसके लिए एक शब्द और है, लेकिन मैं टीचर भी हूँ ना, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, है ना। तो ऐसे सैनिक जो भाड़े के होते थे, किराए के होते थे, जिनको उसी समय भर्ती किया जाता था जब लड़ाई होती थी या युद्ध होता था, तो उन्हें क्या करना था, उन्हें अपना हथियार गोला बारूद खुद लेकर आना था। तो युद्धकालीन भर्ती की जाती थी सिलेदारों की। सिलेदार जो थे उन्हें अपने हथियार गोला बारूद खुद लाना था। सरकार तो उन्हें युद्ध के समय भत्ता दे देगी, इसके अलावा लूट के माल में जितना लूट लिया वो सब तुम्हारा, है ना। तो जो स्थायी सैनिक थे उन्हें क्या कहा गया, बरंगीर, और जो किराए के सैनिक थे उन्हें कहा गया सिलहदार या सिलेदार। पील खाना, पील खाना जहाँ पर हाथी बांधे जाते थे, हाथी रहते थे, उसे कहते थे पील खाना। नौसेना सबसे पहले अकबर ने बनाई थी सीधी, अफ्रीका के सीधी लोगों और मोपला लोगों के साथ मिलकर के। अच्छा, जरीब, तनब, इलाही गज, ये क्या है, एक्चुअली ये ज़मीन को नापने के पैमाने थे। अब जरीब तो आप लोग भी जानते हैं, अगर जो थोड़ी बहुत खेती किसानी को जानते हैं, जरीब समझते हैं ज़मीन नापने का पैमाना है। ये तहसीलों में अब तो खैर अब पटवारी भाई जो हैं अब वो अब इंच टेप ही ले गए, लेकिन जरीब जो है ज़्यादा चलती थी, अब पता नहीं चलती है नहीं चलती है, हाँ, चेन वाली, ठीक है ना। तो अकबर ने ज़मीन को नाप, शेरशाह ने क्या किया था, ज़मीन को नापने के लिए, खेती की ज़मीन को नापने के लिए एक पैमाना बनाया था जो सन की डंडी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, सन की डंडी का। उसे तनब कहते थे। क्या कहते थे, तनब, ठीक है ना। अब अकबर ने क्या किया था, एक बांस का छल्ला, एक बांस हुआ, उसके ऊपर इधर भी जंजीर जुड़ी हुई, इधर भी जंजीर जुड़ी हुई, जंजीर, लोहे की जंजीर, फिर बांस, फिर लोहे की जंजीर, फिर बांस, फिर लोहे की जंजीर, फिर बांस। बांस उसके लिए उसके बीच में इसलिए था ताकि उसका वजन जो है कि ना बढ़े। बांस की क्वालिटी ऐसी है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सूखा हो, जाड़ा हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई नहीं घटती बढ़ती है।
उसको आप सूखे बांस को जितना आप काट लिया वो उतना ही रहेगा, वो नहीं घटे बढ़ेगा। आमतौर पर आप देखो ना, जो हम लोग जो मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास के लोग हैं ना, जैसे तैसे घर बनाते हैं, फिर जैसे तैसे घर में दरवाजे लगाते हैं, जिसे कहते हैं दरवाजों के पल्ले, है ना। तो गर्मी आती है तो वो सिकुड़ जाते हैं, और जब सर्दी या बरसात आती है तो वो फूल जाते हैं। गर्मी में बड़ी आसानी से बंद हो जाते हैं, और सर्दियों में वो बंद ही नहीं होते, या बरसातों में बंद ही नहीं होते। तो हर 3-4 महीने बाद हमें जो है कारपेंटर उससे परमानेंट दोस्ती रखनी पड़ती है, क्योंकि हर 3-4 महीने बाद हमारे दरवाज़ों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। अब सिटकनी इधर को लगा दे, सिटकनी चटकनी जो भी कहते हो आप उसको, अब इधर को खड़के लगा दो, उधर को, है ना। बांस के साथ ये कंडीशन नहीं है। ओके, बांस जल्दी गलता भी नहीं है। हंस रहे हैं डॉक्टर साहब, हंस रहे हैं। ओके, हाँ, सुबह सुबह पूजा करी थी, पूजा करी थी, हाँ, टीका बहुत लंबा लगा रखा ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ, तो अकबर ने क्या किया, बांस के छल्ले और जंजीरों को, जंजीरों में बांस के छल्ले बांध करके जो ज़मीन नापने का पैमाना बनाया था उसे कहा गया था जरीब। ठीक है ना, आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था? तो फिर क्यों लिख रहे हो? अच्छा, आगे के लिए लिख रहे हो, है ना। अच्छा, हाँ, अब बच्चों को पढ़ाना होगा ना, है ना। हाँ, ओके। तो उसे कहते थे जरीब। ओके, आगे चलें, कहाँ थे अब? अच्छा, इलाही गज, इसको अकबर का ये जरीब था ना, इसे इलाही गज भी कहते थे। कितने इंच का था ये? 33 इंच का, या 33 निशान थे। शेरशाह का जो पैमाना था वो 31 इंच का था, और सिकंदर लोदी का पैमाना 39 इंच का था, या उसमें 39 निशान थे। पट्टा कबूलियात मैंने आपको बता दिया। सिकंदरी गज, सिकंदर लोदी का जो पैमाना था ज़मीन नापने का, उसे सिकंदरी गज कहते थे। आगे लिखा भी है, 2 चीज़ें आएंगी। अभी मैं इधर लिखा ना, ये सल्तनत काल है, अगली वीडियो के लिए आपके लिए, उसमें बताऊंगा मैं। और मुग़ल काल में धकेली और साकिया, धकेली और साकिया क्या थे? ये रहट के दूसरे नाम थे सर। रहट जानते हैं ना, रहट देखा चलता हुआ, अब तो धीरे धीरे बंद ही हो गया होगा, है ना। रहट शब्द जो है मुग़ल काल में इसको कहा जाता था धकेली और साकिया। इसका मतलब कुओं से और तालाबों से पानी खींचने की तकनीक ईजाद हो चुकी थी। आपने देखा कभी रहट? गूगल पर सर्च करके देखना, चलता हुआ वीडियो दिख जाएगा आपको। ढाका जो शहर है मलमल के कपड़ों के लिए फेमस था, और गुजरात में पाटन जो शहर है ये सूती कपड़ों के लिए फेमस था। ये मैं आपको बता चुका। फिर आज जवीताना या जरीबाना, ज़मीन नापने के एवज में जो किसान से लगान लिया जाता था उसे कहते थे जाविताना। जाविताना बना जाप्ती से, जाविताना, और जरीबाना बना जरीब से। जाविताना और जरीबाना ये जो टैक्स थे ये किसान से वसूले जाते थे ज़मीन नापने के एवज में। और एक होता था मूसिलाना, जो लगान वसूली करने वाले कर्मचारी होते थे, एजेंट जो होते थे, उन्हें जो टैक्स दिया जाता था वो भी किसान नहीं देना था, उसका नाम था मूसिलाना। क्या नाम? मूसिलाना, है ना। आमतौर पर आप अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं गांव में? डाला। तो एक तरह का डाला था ये, डाला तुम जानते हो, है ना। खेती करने लोगों को पता चल जाएगा डाला, या डंपर चलाने लोगों को खनन पे डाला पर। आपको पता है डाला? हाँ, मजदूर ने मजदूरी तो दे ही दी, मजदूर को दे दी, उसके अलावा अलग से उसको कुछ चाहिए, उसे कहते हैं डाला। ओके, चलें सर, वीडियो दोबारा चलाइए, सुनिए। मूसिलाना जो लगान वसूली के जो एजेंट होते थे उनको जो हिस्सा दिया जाता था पैदावार में से किसान के द्वारा, उसे कहते थे मूसिलाना। और ज़मीन नापने वालों को जो हिस्सा मिलता था उसे कहते थे जरीबाना या जाविताना। चुंगी आप समझते ही हैं, माल जो है एक से दूसरे शहर में जब एंट्री करेगा तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसे कहते हैं चुंगी। फिर व्यापार कर, चुंगी और आंतरिक व्यापार पर जो टैक्स था वो ख़त्म किया था औरंगज़ेब ने। अब ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, व्यापार पर कर ख़त्म नहीं किया था सर, इंटरनल टैक्स पर, व्यापार पर कर औरंगज़ेब ने ख़त्म नहीं किया था, उसने चुंगी ख़त्म करी थी। एक से दूसरी जगहों पर, एक से दूसरे शहर में या एक से दूसरी शहर में जगह में जो माल जाता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे चुंगी कहते हैं, आज भी कहते हैं। ये ख़त्म किया था औरंगज़ेब ने। इसी अलावा चुंगी का दूसरा नाम है पंदारी। क्या नाम? पंदारी, राहदारी, पंदारी भी कहते हैं इसको, चुंगी को ना, चुंगी को ही राहदारी और पंदारी भी कहते हैं। तो ये किसने ख़त्म किए? औरंगज़ेब ने। आगे चलते हैं, तो आगे चलने से पहले एक चाय हो जाए। तो
अब कॉइन्स की या सिक्कों की बात करें, आपको तो मुगलों में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने। नहीं सॉरी, टकसाल किसने बनवाई थी? टकसाल यानी कि मिंट, है ना, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, सबसे पहले अकबर ने बनाई थी अब्दुस समद की अध्यक्षता में। अभी आगे आएगा, लिखो नहीं, आगे आएगा अभी, ठीक है। चलिए सिक्कों की बात करते हैं, कॉइन्स की। तो सवाल आता है कि सोने का सिक्का मुगलों में सबसे पहले किसने चलाया? हुमायूं ने। ये सवाल आया सल्तनत काल के बाद मुगलों के समय में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? हुमायूं ने। ऐसा नहीं है कि हुमायूं ने पहली बार चलाया, मुगलों के समय में सबसे पहली बार हमारे यहाँ भारत में सोने का सिक्का हुमायूं ने चलाया। अकबर के समय का, यह अकबर द्वारा लॉन्च किया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का था संसब गोल्ड। मुगलों के समय में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? हुमायूं ने चलाया, ठीक है ना। अकबर के समय का सोने का सबसे बड़ा जो सिक्का था वो था संसब। ओके, अच्छा, एक और सोने का सिक्का था मुहर, मैं लिख देता हूँ गोल्ड। मुहर जो था, इसका एक नाम इलाही भी है, ये भी सोने का सिक्का था, अकबर ने चलाया। इसके अलावा सोने का ही सिक्का है दिनार नाम का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने भी चलाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चलाया था सोने का सिक्का दिनार, ठीक है। रुपया चांदी का सिक्का था रुपया, इसे सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। अच्छा, आपको पता होगा टंका और जीतल थे ना। एक्चुअली जो टंका था चांदी का था और जीतल तांबे का था। शेरशाह सूरी के समय में ये जो सिक्का था जीतल, इसका नाम हो गया पैसा। ध्यान रखना, जो जीतल तांबे का सिक्का था जो इल्तुतमिश के समय में चला था, शेरशाह सूरी के समय में इसका नाम हो गया पैसा। और जो जीतल था चांदी का सिक्का, शेरशाह सूरी के समय में उसका नाम हो गया रुपया। समझ रहे ना। तो खैर, रुपया जो चांदी का सिक्का था वो चलाया शेरशाह सूरी ने, और तांबे का सिक्का था दाम, वो भी शेरशाह सूरी ने चलाया, ठीक है ना। इसके अलावा आना, कहते हैं ना 4 आना 8 आना, है ना, 16 आना बराबर 1 रुपया होता था ना। तो आना नाम का सिक्का शाहजहां ने चलाया, निसार नाम का सिक्का जहांगीर ने चलाया, ठीक है। फिरोज तुगलक ने भी 2 सिक्के चलाए थे, एक था अद्धा और एक था बिख। एक सिक्का और भी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं लिखा है सल्तनत काल में। तो अद्धा और बिख नाम के सिक्के जो थे वो फिरोज तुगलक ने चलाए। अच्छा, सोने का, मैंने देखा सोने का मैक्सिमम सर्कुलर, ऐसा सिक्का जो सोने का था वो जो सबसे ज़्यादा चलन में था वो था मुहर या इलाही। ये लगा ना, अकबर ने चलाया था सोने का सिक्का मुहर या इलाही, जो कि लेन देन में सोने के सिक्कों में सबसे ज़्यादा चलन में था। सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब था, ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा लेन देन में जो सोने का सिक्का था वो था मुहर या इलाही। और इकोनॉमी में लेन देन में जो सबसे ज़्यादा चलता था वो चलता था चांदी का रुपया, लेकिन दैनिक लेन देन में तांबा। आप आजकल देखोगे ना तो आपको जो है सबसे ज़्यादा नोट किसके दिखाई देते हैं? 500 के, 100 के, है ना। अगर आपने किसी को बड़ा नोट देना हो तो 500 के नोट। तो इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा चलन में कौन सा है? 500 का नोट। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा चलन में था चांदी का रुपया, ठीक है ना। लेकिन दैनिक लेन देन की अगर बात करूं, आप दूध लेने कहीं जा रहे हैं, टॉफ़ी पेन कॉपी लेने जा रहे हैं ना, बाजार से सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, तो कौन से सिक्के चल रहे हैं आप? 10 रुपये और 100 रुपये के। 50 का सिक्का बहुत, 50 का रुपया, 50 का नोट बहुत कम दिख रहा है। ज़्यादा नोट आपको दिखेंगे 10 रुपये के और 100 रुपये के। तो दैनिक लेन देन में सबसे ज़्यादा जो नोट चल रहा है वो 10 रुपये का चल रहा है इस समय, है भाई, चल रहा है, मानते हैं। 10 रुपये का नोट हालांकि बहुत नया छपा नहीं है तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन फिर भी 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के नोट खूब चल रहे हैं दैनिक लेन देन में, है ना। तो बड़े लेन देन में अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोट चल रहे हैं। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था में उस समय सबसे ज़्यादा जो चलन था वो चांदी के रुपये का था, और दैनिक लेन देन में तांबे का जो सिक्का दाम है उसका चलन था। सिक्कों पर राम और सीता की आकृतियाँ, और देवनागरी लिपि में राम सी, ये किसने लिखवाया? शेरशाह सूरी के बारे में मैंने कुछ लिखा है इसमें। खैर, सिक्कों पर राम और सीता की जो आकृतियाँ खुदवाई या छपवाई या ढलवाई वो अकबर ने छपवाई थी। सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख और देवी लक्ष्मी की आकृति महमूद गजनवी की थी, ठीक है ना। और एक और आता है, सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लेख, ये शेरशाह सूरी के थे, है ना। आपको याद आ रहा है? अच्छा, अभी इसको लॉक मत करना, अभी आपने जो लॉक करना है वो सिर्फ ये करना है, सिक्कों पर राम और सीता की आकृतियाँ अकबर ने, और संस्कृत भाषा में लेख गजनवी ने, और देवी लक्ष्मी की आकृति गजनवी ने। 40 दाम बराबर होता था 1 रुपये का। और एक सिक्का और था सोने का या गोल्ड का, सोने का नहीं, सोने का, अशरफी, शेरशाह सूरी ने चलाया था। लिखा मैंने अशरफी जी शेर। तो इसका अब देखो, जो इसको सुन लेगा उसकी समझ में आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा कि ज़्यादा चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो सोने का सिक्का अशरफी जो था शेरशाह सूरी ने चलाया था। फिर मैंने लिखा है सल्तनत के बाद पहला गोल्ड कॉइन शेरशाह सूरी ने चलाया। अच्छा, ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हाँ देखो, मैंने लिखा है
मुगलों में सोने का पहला सिक्का किसने चलाया? हुमायूं ने चलाया। ओके, ठीक है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो दोबारा जब इसको गद्दी मिली होगी तो सोने का सिक्का इसने चलाया होगा। सल्तनत काल के बाद सोने का सिक्का सबसे पहले जो चलाया वो शेरशाह सूरी ने चलाया, और मुगलों में ये चलाया सबसे पहले सोने का सिक्का हुमायूं ने। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग सवाल है। और हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हो गया, क्लियर है। तो सल्तनत काल के बाद सोने का सबसे पहला सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया। मुगलों ने, हुमायूं ने भी सिक्का, सोने का सिक्का चलाया, लेकिन उसके बाद चलाया। तो मुगलों में सोने का सिक्का सबसे पहले हुमायूं ने चलाया। सबसे छोटा सिक्का तांबे का था जीतल, जो शेरशाह के समय में हो गया पैसा। ठीक है ना। जलाली नाम का सिक्का था चांदी का, अकबर ने चलाया। सिक्के सबसे ज़्यादा ढाले गए औरंगजेब के समय में। सिक्के सबसे ज़्यादा किसके समय में ढाले गए? औरंगजेब के समय में। और अकबर ने अब्दुस समद की अध्यक्षता में टकसाल बनवाई थी। मुगलों में पहली टकसाल जो बनी थी अकबर के समय बनी थी। और ये कहाँ बनी थी? ये लोग, आप लोग देख लेना। अच्छा सवाल है ये भी, कहाँ बनी थी देख लेना आप लोग। कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो चीज़ें इसमें लिखी इनके साथ हैं ये। अब नवरत्न है ना, आपको सभी को पता है अकबर के समय में नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और नवरत्न किसके समय में? अकबर के समय में भी। और एक होते थे अष्टदिग्गज, एक होते थे अष्टप्रधान। तो अलग अलग अष्टदिग्गज किसके दरबार में होते थे? कृष्णदेव राय के, है ना। हाँ, वो अष्टप्रधान होते हैं। यही दिक्कत होती है। अष्टप्रधान शिवाजी के 8 प्रमुख मंत्री, और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में 7 उनके रतन। ठीक है, 7 प्रमुख साहित्यकार। अब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? इन 9 रत्नों में किसी एक का नाम, जितनों के नाम आपको पता हो बता दो। बोलो। बीरबल एक। अरे तो फिर तो मुझे सारे लिखने चाहिए थे। हाँ हाँ, मुल्ला दो प्याजा, वो सामने लिखा है। अच्छा गिनो। एक हुए मुल्ला दो प्याजा, एक हुए मुल्ला दो प्याजा, इन 9 रत्नों में मुल्ला दो प्याजा। फिर हकीम हुमाम, कहीं इसको हकीम हुकाम लिखते हैं, कहीं हुमाम लिखते हैं, देख लेना भाई, है ना। हकीम हुकाम से ज़्यादा सही है। मुल्ला दो प्याजा एक विशेष प्रकार की डिश होती थी, दो प्याजा, इन्हें खाने में पसंद थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया था मजाक में मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, 2 तो ये हो गए। तीसरे बीरबल, ठीक है ना। चौथे अबुल फजल, 5वें फैजी, 6ठे मानसिंह, सरदार मानसिंह, 7वें तानसेन, 8वें और 9वें कौन बचे? अब्दुल रहीम खान खाना 8वें, और 9वें हैं? जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फैजी गिन लिए? आप लोग देख लेना, है ना भैया, उनके 9 रत्न देख लेना। मुझे 8 9वां याद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ कह रहे हैं, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। 8 मैंने बता दिए, 9वां आप देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखे कि बाकी तो हमें 7 याद रहते ही हैं। एक ये मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, अकबर के दरबार में थे ये 9 रत्न। हाँ, तानसेन गिन लिए। ओके। अच्छा, बाबर का जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक था? देखिए, बाबर का साम्राज्य जो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों पर स्थायी रूप से था। बाबर ने, सुन लो बेटा, बाबर ने जो अपना साम्राज्य फैलाया, जो भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब नहीं, भारतीय पंजाब, तो कुछ हिस्सा पाकिस्तानी पंजाब का भी, भारतीय पंजाब और हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों पर उसका पर्याप्त होल्ड था। इसके अलावा उसके इलाके में थोड़े से राजस्थान के हिस्से, थोड़े से मध्य प्रदेश के हिस्से। ग्वालियर उसके कब्जे में नहीं था। चित्तौड़ पर उसने हमला किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। गुजरात, सिंध पर उसने हमला किया ही नहीं। तो उसके साम्राज्य में थे ये सवाल आएगा, पंजाब, हरियाणा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोल दिया, है ना। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और थोड़े से हिस्से राजस्थान के, और थोड़े से हिस्से कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ये उसके कब्जे में थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, ये इसके कब्जे में नहीं थे। हुमायूं आया। हुमायूं ने जो नया काम किया है कि उसने गुजरात को जीत लिया है। हुमायूं ने जो नया काम किया, गुजरात को जीत लिया है। राजपुताना को और मालवा को वो भी नहीं जीत पाया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम साम्राज्य की बात करें तो अकबर का जो एम्पायर था वो साहब फैल गया था कश्मीर से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक, मध्य प्रदेश, आज छत्तीसगढ़ नहीं सर, छत्तीसगढ़ में राजपूत जमे हुए थे, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा किसने जीता था? जहांगीर ने। ध्यान रखना, कांगड़ा पहली बार जीता था जहांगीर ने। और अफगानिस्तान में कांधार जो था,
अफ़गानिस्तान में कांधार जो था वो स्वेच्छा से अकबर के अधीन आ गया था। काबुल पर भी अकबर का कब्जा था, यानी कि अफ़गानिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, सिंध पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान, सिंध, वर्तमान पूरा पाकिस्तान, वर्तमान कश्मीर और वर्तमान संपूर्ण उत्तरी भारत, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, बंगाल, बिहार भी शामिल है, ये सारा का सारा। असम और उत्तरी पूर्वी भारत जो है ये अकबर के कब्जे में नहीं थे। ठीक है साहब, ये अकबर के कब्जे में नहीं थे। और असम, उत्तरी पूर्वी भारत ये औरंगजेब के कब्जे में भी नहीं थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। औरंगजेब, शाहजहाँ जब आया, देखिए कांगड़ा किसने जीता? जहांगीर ने। कंधार किसने जीता? अकबर ने। उड़ीसा, सिंध, बंगाल, बिहार ये सारे अकबर ने जीते, इससे पहले नहीं जीते गए थे। गुजरात हुमायूं ने जीता था, ठीक है, हालांकि बाद में यहाँ से निकल गया था, फिर से इसको जीता गया था। ठीक है साहब, गुजरात मैंने जहांगीर से तो नहीं जितवा दिया, हुमायूं ने जीता था, ठीक है ना। जहांगीर ने नहीं, गुजरात जो जीता था सबसे पहले हुमायूं ने जीता था, वो हाथ से निकल गया, बाद में फिर इसको अकबर ने जीता था। तो अकबर के समय में फिर से बोल दूँ, थोड़ा ध्यान देना, कश्मीर, पंजाब, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंध, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे इलाके जो थे वो अकबर ने जीते थे। दक्षिण भारत में केवल खानदेश जीता था, महाराष्ट्र में अकबर ने और इलाके ने जीते थे। उसके बाद जहांगीर ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जीता। शाहजहाँ का जब समय आया तो शाहजहाँ के समय में अहमदनगर का विलय हुआ। ये आज का जो अहमदनगर है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के जो इलाके हैं उनमें, ठीक है ना। तो अहमदनगर शाहजहाँ ने जीता। उसके बाद फिर आया औरंगजेब ने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने गोलकुंडा और बीजापुर को भी अपने एम्पायर में मिला लिया था। धुर दक्षिण भारत तक पहुंच गया औरंगजेब, और यही उसके पतन की वजह बनी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी ही अशोक और मौर्य साम्राज्य की सीमा भी थी, ठीक है ना। पहाड़ के जो इलाके हैं वो अकबर ने नहीं जीते थे। अकबर नहीं कह रहा हूँ मैं, बाबर और हुमायूं दोनों ने ही पहाड़ जो कुमाऊं गढ़वाल की या हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ, कश्मीर की पहाड़ियाँ, उन पर हमला नहीं किया था। बाद के राजाओं ने यहाँ पर हमले किए तो अक्सर जो पर्वतीय राजा होते थे वो मुगलों की या तुर्कों की अधीनता मान लेते थे, ताकि आप हम पे हमला ना करें, ठीक है भाई, राजपाट तुम्हारा, आप हमें निश्चित टैक्स देते रहो। तो जो अधीनता नहीं मानता था उस पर हमला हो जाता था। तो कभी हमारे पहाड़ के राजा हरा देते थे, कभी मुगल हरा देते थे। ये सिलसिला जो है कि किसका खेल कहते हैं? चूहे बिल्ली का, किसका खेल कहते हैं? सांप छछूंदर का, किसका? जो ये खेल चलता रहता था। खैर, कंधार अकबर के अधीन आया था, तो सिंध और गुजरात सबसे पहले हुमायूं ने जीता, स्थायी कब्जा इस पर अकबर ने करा था, सिंध भी अकबर ने जीता। आगे चले, कश्मीर, सिंध, राजपूताना, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जीते अकबर ने, और जहांगीर ने जीता कांगड़ा। खानदेश मैं जो है आपके बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में, मैं इसको अब दोबारा नहीं बताऊँगा। चांद बीबी की घटनाएँ बता चुका हूँ, और ये सारी की सारी ये घटनाएं मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। फिलहाल ये देख, मैंने लिखा पूरनमल, रायसेन, शेर, दाग। तो शेरशाह सेना में दाग और हुलिया प्रथा सबसे पहले किसने शुरू करी थी? हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना में दाग और हुलिया सबसे पहले किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में इस पर सख्ती पे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं, इस पर सख्ती नहीं की गई। हालांकि बाद में बहलोल या सिकंदर लोदी आया है, उसने सख्ती करी है, लेकिन फिर से सेना में फर्जीवाड़ा होने लगा। शेरशाह सूरी जब आया तो इसने फिर से सेना में दाग और हुलिया प्रथा शुरू की थी, और कहते हैं कि एक छोटे से सिपाही तक को भी शेरशाह खुद भर्ती करता था, इतनी सख्ती करता था वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए। आगे चलें, कहाँ थे हम? यहाँ पर। तो रायसेन जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ के राजा थे पूरनमल, यहाँ के जो राजा थे पूरनमल थे, राजपूत राजा पूरनमल थे रायसेन के। शेरशाह ने इसे जीता छल कपट से। कैसे छल कपट से कैसे जीता? कि किला घेर लिया, पूरनमल को घेर लिया गया। अब पूरनमल को भरोसा दिलाया गया उसके जान माल की सुरक्षा का, अगर तुम हथियार डाल दोगे, अधीनता मान लोगे, तो तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जान माल की सुरक्षा, इज्जत की सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा, ये गारंटी दे करके पूरनमल को बाहर निकाल लिया गया किले से, किले के दरवाजे खोल दिए गए। पूरनमल बेचारा गले में सोने की जंजीर डाल के आया, मतलब सरेंडर के तौर पर, लेकिन उसके बाद विश्वासघात किया गया। किले के अंदर लगभग सभी राजपूत सैनिकों को मार दिया गया, स्त्रियों ने जौहर कर लिया। और ये अत्याचार इतना भयानक था कि इसे आज भी शेरशाह के चरित्र पर दाग कहा जाता है। कहाँ पर? रायसेन या पूरनमल में। और ये इतना अत्याचार इतना भयानक रहा होगा कि शेरशाह का बेटा कुतुब खां, वही चुनार का घेरे में जो था, शेरशाह का जो बेटा था कुतुब खां, उसने शर्म के मारे सुसाइड कर ली थी।
वो इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने शर्म के मारे सुसाइड कर ली। लेकिन शेर शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। ओके, चलें भाई। कहाँ थे? तो शेर शाह के चरित्र पर ये एक बदनुमा दाग कहा जाता है, पूरनमल का नरसंहार। उसी तरह से मालदेव थे मारवाड़ के राजा, राजस्थान में मारवाड़ के राजा थे मालदेव। तो मारवाड़ को घेरा गया, लेकिन मारवाड़ के राजपूतों ने बहुत ही बहादुरी से इनका मुकाबला किया और शेर शाह बड़ी मुश्किल से इस इलाके को गिरा पाया या झुका पाया, बड़ी मुश्किल से। इसी जीत के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे भारत का साम्राज्य खो बैठता। समझे ना, मारवाड़ विजय के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे भारत का साम्राज्य खो बैठता। औरंगजेब ने सन 1686 में हुगली से अंग्रेजों को खदेड़ा था। सवाल भी आता है ना, कि हुगली से किसने भगाया, किसे भगाया? तो औरंगजेब ने भगाया था। अब फिर मैंने लिखा हत्या, दमन और मृत्यु। अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। खुसरो की हत्या किसने करी थी? शाहजहां और खुर्रम ने, ठीक है ना। दारा शिकोह की हत्या किसने करी? औरंगजेब ने। अब एक है यूसुफ जई, उत्तरी पश्चिम भारत में यूसुफ जई जाति, जनजाति थी ये, इन्होंने बगावत करी। तो इस बगावत को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया था, बीरबल को फौज लेकर के भेजा गया था। तो बगावत तो दबा दी गई थी, लेकिन इस लड़ाई में बीरबल जो थे वो मारे गए थे, ठीक है। तो सवाल आता है कि बीरबल की मृत्यु किस में हुई? यूसुफ जई जाति के विद्रोह को दबाने में मृत्यु हुई। महावत खां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत करी थी। मैंने आपको बताया था जहांगीर और नूरजहां दोनों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन फिर वो कूटनीति के द्वारा नूरजहां जो थी उस कैद से बचने में सफल रही थी। बाद में फिर महावत खां डर के मारे भाग गया था। और जब शाहजहां राजा बना तो उसने इसी महावत खां को कौन सा टाइटल दिया था? खान खाना का। फिर सवाल आता है कि अकबर के समय में सबसे पहली बगावत किसने की? तो अकबर के समय में सबसे पहली जो बगावत की थी वो उज्बेकों ने की थी। उज्बेक यानी कि उज्बेकिस्तान के लोग, उज्बेकिस्तान के जो मुस्लिम थे, जो बाबर के साथ आए थे, बाबर हुमायूं के साथ आए थे, जो कहते थे भाई हमारी रगों का जो खून है मुग़ल एम्पायर को बनाने में, सींचने में गया है, तो हमें हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए। अब अकबर की जो नीति थी वो सभी को साथ लेकर के चल रहा था, तो इसीलिए उज्बेकों ने बगावत कर दी थी। कहाँ पर? जौनपुर, अवध और मालवा में। जौनपुर, अवध और मालवा में उज्बेकों ने बगावत कर दी थी। सन 1564 में यह बगावत हुई थी। हालांकि ये बगावत दबा दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि अकबर के समय का पहला विद्रोह उज्बेकों का कहाँ? जौनपुर, अवध और मालवा में सन 1564 में। औरंगजेब के समय में ही एक राजपूत सरदार थे, बुंदेला राजपूत सरदार जूझर सिंह, उन्होंने बगावत की थी। और औरंगजेब के समय में ही पहली बार जाटों ने बगावत की थी। गोकुला, एक किसान नेता थे गोकुला, इन्होंने मथुरा में सन 1659 में औरंगजेब के खिलाफ बगावत की थी। हालांकि बाद में इनका दमन कर दिया गया था। मिर्जा, अब ये जो गोकुला है ना, इसके अलावा मैंने कुछ और भी लिखा होगा। एक और जाट नेता हैं चूरामन। चूरामन जो हैं, चूरामन, देखो मैंने यहाँ पे तीर का निशान लगा रखा है, मैंने लिखा है सन 1666 में राजा राम ने बगावत की। औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहले सन 1659 में गोकुला ने बगावत की। फिर सन 1666 में राजा राम ने, जाट नेता राजा राम ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की। और उसने सिकंदरा, आगरा के पास जो सिकंदरा है, सिकंदरा में जहाँ अकबर का मकबरा था उसको लूटा था, उसको लूट लिया था, ठीक है साहब। अब इसी राजा राम का भतीजा था चूरामन, इसी राजा राम का भतीजा था चूरामन। इसने क्या किया था, इसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि इसने खुद औरंगजेब के समय में ही भरतपुर राजस्थान में अपना स्वतंत्र जाट राज बना लिया था। सवाल आता है कि स्वतंत्र जाट राज का संस्थापक कौन था? चूरामन, ठीक है ना। किसका भतीजा? राजा राम का। अकबर का मकबरा राजा राम ने लूटा और सबसे पहले बगावत करी थी गोकुला ने। फिर सूरजमल, जो सूरजमल हैं उन्हें कहते हैं जाटों का अफलातून। एक और राजपूत नेता हैं छत्रसाल, इन्होंने बुंदेलखंड में औरंगजेब से बगावत करी थी। शिवाजी का साथ मिला था इनको, छत्रसाल को, किसी ज़माने में, ठीक है ना। अब 1701 में गुरु गोविंद साहब और मुगलों की सेना के बीच में आनंदपुर साहब में युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं आनंदपुर संघर्ष, सन 1701 में। अब यहीं पर मैंने आपको लिखा है, ये हो गया आपका गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव जी के जो प्राण लिए थे वो किसने लिए थे? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव जी ने जो शहादत दी थी अपनी अत्याचार के खिलाफ, वो किसके समय में दी थी?
जहांगीर के समय। सन 1606 में गुरु अर्जुन देव जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया वो कब दिया? सन 1765 में, औरंगजेब के समय में। ठीक है ना, इनकी मृत्यु हुई औरंगजेब के समय में सन 1765 में। ठीक है। भाई बंदा बहादुर, कहते हैं ना कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर। ये भाई बंदा बहादुर, सम्मान के साथ इनको भाई बंदा बहादुर के साथ याद किया जाता है। सिख विद्रोह के नेता थे ये। अब इनके विद्रोह का जो अंत किया था वो किया था फर्रुखशियर ने। इनकी जो हत्या की थी वो मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने की थी। गुरु तेग बहादुर जी की जो मृत्यु हुई थी या उनका जो कत्ल किया गया था, वो जो शहीद हुए थे वो हुए थे क्या है वो, दिल्ली में चांदनी चौक में। दिल्ली में चांदनी चौक पर उनको शहीद किया गया था। आज उन्हीं की याद में वहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसको क्या कहते हैं? उस गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, है ना। हाँ ठीक है साहब। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर दिया लेकिन सार ना दिया। उन्होंने सिर दिया लेकिन सार ना दिया। कुछ और रह गया बेटा इसमें? मुग़ल काल में कुछ और नहीं लगे ना। तो मुग़ल काल में ये 1 और 2 और 3 पार्ट में बना चुका हूँ। 2 पार्ट में अपलोड भी कर चुका हूँ। तीसरा पार्ट में अभी तुरंत अपलोड करने जा रहा हूँ। मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं। हाँ, जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको बिगिनर्स ही पढ़ते हैं वो इसमें मैंने शामिल नहीं की हैं। वो मैंने उम्मीद की है वो आपको याद होंगी। इसके अलावा आप थोड़ी सी भी एडवांस तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएँ तो जनरल नॉलेज में अगर आप मुग़ल एम्पायर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे हौसला मिलेगा। थैंक यू।